वेलकम रफीक मर्चेंट टू कबीरवानी पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। रियल इस्टेट एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर आई थिंक इधर आप ऐसा उभर सकते हो या कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। तो मतलब एक रियल एस्टेट जैसा बोरिंग प्रोफेशन मतलब आज वो इतना एक्साइटिंग हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। दुबई में देखो मैं जाता हूँ, उधर है ना हर कोई ब्रोकर है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो आके वीडियो निकालता है। वो नहीं दिखता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा नहीं। इंडिया में क्या, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, मैं अच्छा नहीं दिखूंगी, मेरे को लोग ट्रोल करेंगे। Don't you think but it's become too overcrowded या बहुत महंगा हो गया रियल एस्टेट? कहाँ सेल हो रहा है, हाँ यार इन्वेंट्री पड़ा है, तो इन्वेंट्री पड़ा है तो महंगा कैसे होगा। हमारे साथ जो एक गेस्ट है, एक कंटेंट क्रिएटर कम रियल एस्टेट ब्रोकर है। नाउ इन्होंने कैटेगरी क्रिएट किया हुआ है फॉर रियल एस्टेट ब्रोकर्स टू स्टार्ट डूइंग वीडियो एडवर्टाइजमेंट वाया रील ऑन इंस्टाग्राम। टेक्निकली ये भी नहीं चाहते थे कि वो इन्फ्लुएंसर बने, बट खुदा ने उनको ये चीज से नवाजा है और ये चीज उनको दी है कि वो आज एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। आई एम प्रीटी श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं बात कर रहा हूँ रफीक मर्चेंट की, जिनके वीडियोस आपने डेफिनेटली देखे होंगे, स्पेशली अगर आप घर देख रहे हैं। बट आज का पॉडकास्ट बहुत अलग है। इट्स नॉट अबाउट कि वो कहाँ से चालू किए थे, वो कैसे ग्रो किए, क्या उन्होंने किया, नथिंग अबाउट दैट। इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट इज ऑल फॉर आवर इंडियन कॉमन बायर्स और जो रियल एस्टेट चालू करना चाह रहे हैं या जिसका रियल एस्टेट अच्छा नहीं चल रहा है। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट है। मेक श्योर करना कि आपके रियल एस्टेट भाइयों के साथ और बहनों के साथ ये शेयर कर लेना। जो घर बाय करना चाह रहे, सेल करना चाह रहे, उनके लिए भी दे देना। और जो सोच रहे कि नहीं वो फाइनेंस वालों ने बोला है कि घर बाय नहीं रेंट पे रहना है, उन्हें भी ये भेज देना, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको सारी डिटेल्स बता देगा। और क्यों ये चीज मैं अभी नहीं, आपको बाद में बताऊंगा। और ऑफ कोर्स आपको पता है ये कबीरवानी है, तो स्पिरिचुअलिटी पे तो हमने बात की ही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू एट द एंड। वेलकम रफीक मर्चेंट टू कबीरवानी पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली प्लेजर इज आवर्स दैट कि आपने एक्सेप्ट किया, बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर आई थिंक इधर आप ऐसा उभर सकते हो या कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। और आपने एक मंजिल हासिल कर ली है एज अ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर कोई उभर सकता है। ओके, स्लो एंड स्टेडी। और वो तो हर प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं तो एक रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ और रहूंगा, मतलब चैनल पार्टनर या तो रियल एस्टेट एजेंट बोल दूँ। मैंने वीडियो बनाना इसीलिए शुरू किया था कि मेरे को लीड्स आए, बायर्स आए। मेरे को कौन जानता है? मेरे को कोई नहीं जानता, तो मेरे को अप्रोच कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो मैं सोचा कि चलो वीडियो डाल के कुछ फर्क हो, फायदा हो जाए और मेरे को बायर्स मिले, ताकि वो बायर्स को मैं दिखा सकूं। पहले तो मैं रेंटल ही करता था। जब वीडियोस डालना शुरू किया तो सेल की लीड्स आई कि भाई मुझे खरीदना भी है। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा बोन है, एक माध्यम है और एक बहुत अच्छी नेमत अल्लाह ने नवाजी है हमारे इस 21st सेंचुरी में हर किसी को, कि वो हर किसी को यूज करना चाहिए। तो मतलब एक रियल एस्टेट जैसा बोरिंग प्रोफेशन, मतलब एकदम एजुकेशन भी नहीं बोल सकते उसको, तो एकदम वो है। मतलब आज वो इतना एक्साइटिंग हो गया है सोशल मीडिया की वजह से कि लोग आज रियल एस्टेट के भी वीडियोस देखते हैं एब्सोल्युटली, और घर भी सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन ढूंढते हैं। तो फिर हम तो कॉमेडी एंटरटेनमेंट और उसको नहीं पहुंच सकते हम, और एजुकेशन को भी नहीं पहुंच सकते। एजुकेशन का भी एक अलग लेवल है सोशल मीडिया पे। तो रियल एस्टेट का मतलब सबसे मेन इम्पोर्टेंट मोटो कोई भी चैनल पार्टनर ब्रोकर को या डेवलपर को यही होना चाहिए कि भाई मेरे को बायर्स आए और मेरी विजिबिलिटी बढ़े, और कैसे मैं बायर्स को बुला सकूं, क्योंकि बायर्स आर सो मेनी, ब्रोकर्स आर सो मेनी एंड डेवलपर्स आर सो मेनी एंड देयर आर सो मेनी लोकेशंस। तो आजकल ऐसा हो गया कि बायर, पहले ऐसा था कि मैं अंधेरी में लूंगा, अंधेरी में खरीदूंगा, मैं अंधेरी के बाहर नहीं जाऊंगा। आज वो अंधेरी वाला बायर भी कांदिवली आता है।
और अंधेरी में 500 स्क्वायर फीट का घर है तो उसको 1000 स्क्वायर फीट का घर मिलता है कांदिवली बोरीवली। Absolutely. बोरीवली की तो बात अलग हो गई है, बोरीवली तो एक अलग लेवल पे पहुंच गया, लेकिन कांदिवली मलाड ईस्ट वेस्ट स्टफ लग दैट। तो मतलब मैं वीडियो बनाते बनाते एक्सीडेंटली इन्फ्लुएंसर बन गया, एंड इट्स अ गुड एक्सीडेंट। Absolutely, it's a wonderful accident. When आपका जो फर्स्ट रील था जो वायरल हुआ, वो कब हुआ था? मैं इंस्टाग्राम शुरू किया था तो 2020 में, जब टिकटॉक बंद हो गया था, राइट। हाँ। तो मैंने शुरू किया तो मैंने करते गया तो वहां से मेरे को फीडबैक आया कि आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट ऑन दिस, Right, yeah. आई वाज द पायनियर टू स्टार्ट यूट्यूब इंस्टाग्राम रियल एस्टेट में। घर दिखाना है। हाँ, तो फिर मैंने बॉम्बे सेंट्रल का एक टावर था, उसमें मैंने लिया था तो वीडियो, तो उसमें बहुत वायरल हो गया था वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर से लिया था एकदम टॉप। अच्छा, वो द व्यूज कैन 70th स्टोरीज लिया था, और मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो वायरल हो रहे थे क्योंकि आई वाज द ओनली वन एट दैट टाइम। बहुत एक नीश कैटेगरी हो गई थी। हाँ, तो समथिंग लाइक दैट, और मेरे पास बायर्स भी बहुत आ रहे थे, इंक्वायरी आ रही थी, वहां से ग्रोथ शुरू हो गई। तो मेरा ये मानना है कबीर के रियल एस्टेट ब्रोकर चैनल पार्टनर को वायरल हो या ना हो, वायरल वीडियो में भी आपको एक भी बायर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 100 व्यू में भी 10 बायर 10 बार आपके साथ हुआ है ऐसे कभी? हाँ, मतलब मैंने वीडियो डाला, मैंने बोला अरे यार ये तो यार कोई व्यू ही नहीं आ रहा इसमें तो मैं धोखे में पड़ गया कि अरे रफीक तू व्यू के पीछे क्यों जा रहा है, तू तो ब्रोकर है, एस्टेट एजेंट है, थोड़ी कॉमेडियन है या तो म्यूजिशियन है। फिर मैंने बोला अरे चलेगा कोई बात, लेकिन उसमें से मेरे को बायर्स अच्छे आए, और वायरल वीडियोस में से नहीं आते, अक्सर नहीं आते वायरल, उसमें से फॉलोअर्स आते। हाँ, मतलब एंगेजमेंट आता है, फॉलोअर्स आता है। अपने लिए तो अपन तो धंधे वाले, तो बिजनेसमैन है, तो फॉलोअर मतलब अपने को वो फॉलोअर को इनकैश करना है, मतलब उनको घर दिलाना है और बिजनेस करना है। बिजनेस करना है। आप वो दलदल में फंसे, कभी भी आपको निकलना पड़ा उसमें से कि अरे आज तो मेरे को फॉलोअर ही नहीं है। बायर भले आए होंगे आपको शायद, पर आपको ऐसा अरे इसमें तो सिर्फ 100 व्यूज आए, अरे यार इसमें 10,000 व्यूज आए। हाँ, आपको कभी हुआ ऐसा उसमें? यू गेट ऑन दैट बैंड वैगन बेसिकली, कि मतलब आप देखते हो व्यूज और इसका हर चीज का यही चलता है, फॉलोअर्स का। तो एक रियल एस्टेट ब्रोकर का मकसद है कि बायर्स लाना और सेलर्स के साथ सेलर्स को भी लाना, लेकिन मैं भी इसमें पड़ जाता था, अरे ये क्या व्यूज ही नहीं है, ये क्या है। और अक्सर बाद में क्या होता है कि अक्सर वीडियो में व्यूज नहीं होता है, बहुत कम में होता है। तो ये भी एक जानना जरूरी है कि भाई एक तो व्यूज रियल एस्टेट ब्रोकर को इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, और फॉलोअर्स इम्पोर्टेंट है। आपने अपना वीडियो डाला, आपने अपना काम कर, लीड्स इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपने अपना वीडियो डाला, काम कर दिया। अभी परवरदिगार का काम है कि वो आपको लीड्स जनरेट कर दे, क्योंकि आपने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड कर दिया है। एब्सोल्युटली। अपार्ट फ्रॉम वीडियो डाल दिया, आप नेटवर्क कर रहे हो, मिल रहे हो, ये कर रहे हो, आप 100% काम कर रहे हो ना, तो आपको डेस्टिनी में क्या लिखा है उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। देन फॉलोइंग जस्ट योर पाथ करेक्टली। हाँ, मतलब ये 100 फॉलोअर हो, 1000 हो या 1 लाख हो, अपने को चैन है, सुकून है, ये दिखने है। हम किसी का किसी को धोखा नहीं दे रहे, किसी का माल नहीं खा रहे, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि खाली शैलो थिंकिंग कि भाई हमारे को व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए, और हम कोई भी रास्ता इख्तियार करेंगे आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। तो उसमें आफियत नहीं है। आफियत चाहिए तो आपको सही रास्ता इख्तियार करना है, वो करना जरूरी है। तो वो एक बहुत फाइन लाइन है जो आपने समझ लिया, और आई थिंक दैट एवरीवन हु इज इनटू दिस, भले रियल एस्टेट में हो या ना हो, आई थिंक एवरीवन नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कभी कभी हम क्या हो जाते हैं कि अरे यार मेरा तो ये भी वायरल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो हम उससे परे नहीं हो पाते। जो आपने सीखी और वो बहुत अच्छी चीज है। मुझे आपको ये पूछना है कि लाइक यू सेड देयर आर लॉट ऑफ बायर्स, लॉट ऑफ डेवलपर्स, लॉट ऑफ ब्रोकर्स, और अभी रिसेंटली ये ट्रेंड बन चुका है कि बहुत सारे लोग ये वीडियोस बनाने जा रहे हैं कि उनको सीखना है, करना है। हाउ वुड यू सजेस्ट टू द न्यू रियल एस्टेट पीपल के वो अगर चालू करेंगे तो क्या उनको वीडियो माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए? देखो, इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में लोग मुझे पूछते हैं, मुंबई में भी, अरे यार रफीक हम लोग को वीडियो डालना है, तेरी तरह स्टार बनना है। मतलब वो लाइक्स, फॉलो और एंगेजमेंट ये सब वो देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि भाई मुझे बाहर चाहिए। तो दुबई में देखो, मैं जाता हूँ उधर, है ना, हर कोई ब्रोकर है, वो इसी पे रिलाई करता है कि भाई हर कोई ब्रोकर ब्लॉगिंग करता है, प्रोजेक्ट पे जाके वीडियो निकालता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो
कोई भी देश से हो, वो आके वीडियो निकालता है। वो नहीं देखता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा नहीं। इंडिया में क्या, अरे मैं भारत में मेरे को फोन आते बोलते हैं मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, मैं अच्छा नहीं दिखूंगी, मेरे को लोग ट्रोल करेंगे। अरे तो अपने को तो, अगर आपका मकसद क्या है वो देखो आप। अगर आपको स्टेट एजेंट है, आपको बायर चाहिए और ब्रोकरेज अच्छा पैसा मिलता है रियल एस्टेट में, 5 करोड़ का फ्लैट बेचो, 2% कम से कम मिलता है, 10 लाख रुपया मिल जाता है। 3 BHK 5 करोड़ में बेचो तो आपको 10 लाख रुपया कम से कम मिल ही जाता है, और डेवलपर आपको देता है। तो आपको ये चाहिए कि आपको फॉलो और लाइक चाहिए। मैं इनको ये बताता हूँ कि क्या भाई, आपको मतलब आपका मकसद क्या है, आपको क्या करना है। आप वो वरुण धवन, शाहिद कपूर या आलिया भट्ट तो नहीं हो कि भाई आप एक छोटा सा वीडियो भी डालोगे, हाय हेलो करोगे तो उसमें मिलियन व्यूज आ जाएंगे, आपको लाइक्स आ जाएंगे। करेक्ट। आपका मकसद है कि आपको बायर सेलर निकालना उसमें से, कि डेवलपर आपको देखे, बायर देखे, सेलर देखे, और मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रही हूँ। तो मेरे को, मैं बोल बोल के थक गया हूँ कबीर के, आप स्टेट एजेंट हो लेकिन आप वीडियो नहीं डालते हो। अच्छा, मैंने ये भी बोला वीडियो मत डालो यार, फोटो डालो, सिर्फ फोटो डालो, और फ्री है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डेटा आपको डेटा के साथ फ्री आता है, तो आप डालो। अभी आप अगर बोलोगे रियल एस्टेट बहुत स्लो हो रहा है, स्लो हो गया है, वो आपकी गलती है, आपका काम स्लो हो गया, बाकी का तो चल रहा है। जो मेहनत कर रहा है, हसल कर रहा है, उसका तो चल रहा है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि परवरदिगार ने इतनी अच्छी नेमत दी आपको, सोशल मीडिया, तो आप डाल रहे हो, ऊपर से नेटवर्किंग भी कर रहे हो, ये कर रहे हो। अगर आप रियल एस्टेट में आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आपका फॉल्ट हो, आप सुस्त हो। अच्छा, हार्ड वर्क नहीं कर रहे। हाँ, अभी हार्ड वर्क नहीं करने का, लोगों को स्टार बनने का नहीं। अरे भाई, स्टार क्यों बनना है? तुम स्टेट एजेंट हो, तुम थोड़ी कोई स्टार की औलाद हो तो तुम स्टार ही बनोगे। नहीं, मेरे को एकदम वायरल हो, अरे भाई तू स्टेट एजेंट है, तेरे को काय को वायरल बनने का? तेरे को तो ब्रोकरेज करना है, तेरे को तो कमीशन के लिए काम करना है ना। तो असल मकसद जानना जरूरी है भाई। मेरे को बायर चाहिए, अभी भी मेरा यही मकसद है। मैं अभी भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं मानता, मैं अभी अपने आप को स्टेट एजेंट ही मानता हूँ भाई। मैंने आज सुबह में भी वीडियो डाला आपके पॉडकास्ट में आने से पहले। मेरा मकसद ये, मैंने पनवेल का वीडियो डाला, ओके, पेंट हाउस का। मेरा मकसद ये, मेरे को बायर चाहिए। 5 करोड़ 90 लाख का ये पेंट हाउस है पनवेल का, तो मेरे को कम से कम 2% मिलेगा, कम से कम 10 लाख मिलेगा। तो मेरे को लाइक से और इससे मेरे को कोई फायदा नहीं है, मेरे को तो कमीशन चाहिए। मेरे को तो घर पे कमीशन लेके जाना ना, मेरे बीवी बच्चे तो परवरिश कैसे करें? कमीशन से, लाइक्स और व्यूज से तो नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपको अभी चॉइस दिया जाए कि भाई आपको इधर कंसिस्टेंटली ये बायर्स मिलते रहे या फिर आपको एक फेम मिलता रहे, तो व्हाट वुड यू सिलेक्ट एट दैट मोमेंट? बायर्स यार, बायर्स में तो पैसा मिलेगा, फेम जाने दो। फुल उस फेम से क्या करने का यार? फेम तो मतलब 4 दिन की चांदनी है भाई, बाकी अंधेरा है, अंधेरा है। तो अपने को बायर चाहिए। अपने आज भी मेरा मकसद वही है कि बायर चाहिए, मेरे को सेलर चाहिए। हाँ, पैसा मिलेगा तो मैं दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया सब जगह घूम भी सकता हूँ। एब्सोल्युटली, हाँ, वही तो मेरी फैमिली को घुमा भी सकता हूँ। बिजनेस क्लास का टिकट वही देगा ना। हाँ, 2 का 3, 3 का 4 भी बना सकता हूँ। लेकिन फेम से क्या होगा? फेम से आप कैसे कैश करोगे फेम? यू कैन नॉट। फेम का मतलब उसको एक रूट से कि उसको आपको इनकैश करना है, चाहे एडवर्टीजमेंट में, चाहे कोलैबोरेशन में, चाहे एड्स में। तो आपको फेम मिला है तो उसको प्रॉपर तरीके से इनकैश भी करना चाहिए। आई थिंक इसमें क्या चीज हो जाती है मतलब रफीक भाई, एक चीज जो अपन मिस कर जाते हैं इसके अंदर, हमारी जो सफलता है और हमारा जो हार्ड वर्क है, उसका एक फेम है ना, उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, जिसके अंदर आपने, बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है। आज रफीक मर्चेंट को सब जानते हैं, कबीर वानी पॉडकास्ट पे आए हुए हैं, अरे उनको तो ये पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, वो पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, सब वो देख रहे हैं। बट जो आई थिंक आपने जो जर्नी चालू की होगी और उसका जो स्ट्रगल रहेगा, आपका जो फर्स्ट वीडियो रहेगा, आपने क्या थॉट प्रोसेस किया रहेगा, वो लोगों ने स्किप कर दिया है, वो लोगों ने देखा नहीं। उन्होंने बोला कि अरे यार देखो ये बंदा तो रातों रात फेम में आ गया, क्योंकि अचानक में आप जब भी बढ़ जाते हो तो उनको ये नहीं दिखता है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें आपने सो के जागी, बट ये दिखता है कि अरे हाँ अभी तो बंदा दुबई जाके कर बेचा। बरोबर। ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, रफीक भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन रियल एस्टेट मार्केट? बहुत फैंटास्टिक फेज में इंडियन रियल एस्टेट मार्केट, बहुत अमेजिंग फेज में। यहाँ पर कभी हम लोग कांदिवली में बैठे हुए आपके स्टूडियो में, इसके आसपास इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतनी बढ़िया से बड़ी इन्वेंटरी, अच्छे अच्छे डेवलपर है। रेरा ने सब कुछ, महारेरा ने ऑर्गेनाइज कर दिया है, गवर्नमेंट ने
सब ईज कर दिया है कि भाई किसी को मतलब धोखा नहीं होना, बायर को ना सेलर को। तो और बायर्स भी बहुत है, यहाँ होम इन्वेस्टमेंट चालू है, सब एनआरआई हमारे आ रहे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सबको इंडिया में इन्वेस्ट करना है। और ये 2014 से बूम आया, मतलब 2014 से सब कुछ सही हो गया, मतलब ऑर्गेनाइज हो गया। और पहले क्या था, 2014 के पहले ऐसा कोई सोचता नहीं था, अरे मेरे को इंडिया में इन्वेस्ट करना, अरे मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं बाहर इन्वेस्ट करूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं सब जगह घूमता हूँ, लंदन, दुबई, मैं देख रहा हूँ कि यार अपने देसी लोग को भारत में इन्वेस्ट करना है। पूना में बोलो, लोनावला में बोलो, अलीबाग में बोलो, मुंबई में बोलो, उनको यहाँ जयपुर का भी मार्केट बहुत अच्छा हो गया है, लखनऊ का भी मार्केट। तो अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो तो आप बहुत लकी हो, टू बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छा फेज है भारत का। और मैं सब जगह जाके देखा मार्केट, अपना जो हसल बसल और जो अपना बूमिंग मार्केट है वो कहीं नहीं है। हाँ, दुबई का भी बहुत सुपर मार्केट है, लेकिन दुबई दुबई इज वेरी स्मॉल। लेकिन हमारे यहाँ दुबई के जैसा हमारे पास पूरा हिंदुस्तान है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में इतना बिजनेस है रियल एस्टेट का। पहले क्या था कि कॉन्सेंट्रेट था मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, पहले सिर्फ मुंबई का ही नाम था, लोग मुंबई आते। आज बैंगलोर बोलो, दिल्ली बोलो, टियर 2 सिटीज बोलो, तो हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आजकल हम हिंदुस्तानी, वी आर नॉट इन ऑ ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अरे हाँ, वहाँ ऐसा ही है, ठीक है। आजकल हमारा स्पेंडिंग पावर इतना हो गया कि हम जाके वेकेशन मार के आते हैं, लेकिन हम इन्वेस्ट यहाँ करते हैं। तो यहाँ बहुत सुकून है इन्वेस्टमेंट में, और आपका पैसा वहां से भी आ रहा है। पहले एनआरआई नहीं आते थे, अब तो एनआरआई तो ऐसा बोल रहे हैं, यूएस यूके से मुझे फोन आते हैं, हम लोग वी आर मूविंग बैक। मैंने बहुत लोगों को घर दिलाया, दोज पीपल हु हैव मूव्ड बैक। डोंट यू थिंक बट इट्स बिकम टू ओवरक्राउडेड, या बहुत महंगा हो गया रियल एस्टेट? देखो, अभी लोग बोलते हैं महंगा हो गया, लेकिन अभी मेरे को कितने लोग ये भी बोलते हैं कि अरे यार कहाँ सेल हो रहा है, कहाँ इन्वेंट्री पड़ा है। तो इन्वेंट्री पड़ा है तो महंगा कैसे हो गया? इन्वेंट्री पड़ा है तो बेचने के लिए तो पड़ा ही रहेगा ना। ऐसा नहीं कि सब बिक जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, लेकिन वो डिमांड बहुत है, इमेंस डिमांड है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना है, स्पेंडिंग पावर इतना है, और कंज्यूमर्स इतने हैं। पूरी दुनिया भर में इतने कंज्यूमर्स नहीं जितने हमारे कंज्यूमर्स। ऐसा है कि कोई भी बिजनेस चला सकता है, कोई भी बिजनेस को बूम कर सकता है। तो हमारे सबसे फर्स्ट एसेट क्लास यही आता है दिमाग में कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। और सबको घर की जरूरत है, तो अभी क्या है, इंडिया में लोग अभी घर अभी भी इसीलिए खरीद रहे कि हमारे को घर की जरूरत है। सेकेंडली, इन्वेस्ट भी हम, एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो इन्वेस्ट भी हम रियल एस्टेट में ही करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि गोल्ड, स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह। लेकिन फर्स्ट स्टॉक मार्केट वालों से भी आप पूछोगे तो सबसे पहले वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इज इट गोइंग टू ग्रो मोर? बहुत इमेंसली ग्रो करेगा। आज आपको फॉर एग्जांपल 3 BHK 3 करोड़ में मिल रहा है, 3.5 करोड़ में कांदिवली में। तो वो अभी आहिस्ते से ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि अभी बूम आ गया, लेकिन अभी स्लो ग्रोथ रहेगा उसका। लेकिन वो इट विल नॉट कम डाउन, बिकॉज टेंजिबल एसेट है, वो रहेगा उसका भाव। आप कभी भी, मैंने कितने लोगों को देखा है कि फ्लैट लिया है, बेचते भी लॉस में, थोड़ा अगर बेचते फास्ट बेचना है उनको, हाँ राइट, तो भी उनको गम नहीं होता है कि नहीं भाई मेरा घर है, मेरा घर वसूल हुआ। तो ये ग्रोथ होना ही होना है, चलते रहना है। ओके, बट इसके अंदर मेरा खाली थॉट प्रोसेस यहाँ पर यही आ जा रहा था कि आपने से बोला कम नहीं होगा, हाँ, बट बहुत सारे रूमर्स है मार्केट के अंदर के पॉसिबिलिटी है कि शायद से रियल एस्टेट थोड़ा क्रैश होगा, थोड़ा कम होंगे प्राइसेस, तो अभी बाय नहीं करो, चांसेस ऑफ प्राइसिंग गोइंग डाउन इज हायर। इज दैट ट्रू? देखो, आप है ना, आपने ये ऑफिस लिया है पॉडकास्ट का, फॉर एग्जांपल, अगर आप इसका फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं और इसका सिर्फ लाख रुपया आपको मिल रहा है इनकम महीने का, तो आप तो बोलोगे नहीं यार मेरे को नहीं परवड़ता। तो बेसिकली अगर वो जो डेवलपर है या सेलर है, उसने 100 रुपए में चीज बनाया, उसका होल्डिंग कैपेसिटी पावर है, और बायर्स भी है, और बायर्स वेट कर रहे हैं। लेकिन बायर्स ज्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि बायर्स को जल्दी घर खरीदना है। तो ये एक मिथ, एक फैलेसी है कि भाई भाव कम होने वाला है, क्रैश होने वाला है, क्योंकि आप कभी भी कोई चीज लॉस में नहीं बेचोगे, आप होल्ड करके रखोगे, एसेट है।
तो फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में भी कितने लोग बोलते हैं अरे भाई करेक्शन आ रहा है, हाँ तो डोंट सेल इन पैनिक, मत सेल करो, रखो 10 साल 20 साल 5 साल। तो डेवलपर भी है, सेलर भी है, वो रखता है। बहुत कम लोग हैं वो जो जिसको जरूरत होती है कि भाई मेरे बच्चों को एजुकेशन देना है, उसको भेजना है, मेरे को जल्दी घर बेच के पैसा एडमिशन करना है, या तो कोई बीमार है इतना इलाज में पैसा जा रहा है चलो घर भेज दो, वो ओके बाकी जिसको कैपेसिटी है होल्डिंग की, तो मतलब डिमांड भी दिख रहा है। आप डेवलपर हो, आपको सैटरडे संडे को 20 सैटरडे को और 25-30 संडे को बाहर आ रहे हैं, और रोज 4-5 बाहर आ रहे हैं देखने, चलो खरीदने रहे, लेकिन आपको दिख रहा है ना कि लोग आ रहे हैं, फुटफॉल है उतना, फुटफॉल है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी बनाई है, भले आप प्रॉफिट मार्जिन कम रख रहे हो, लेकिन ये करेक्शन आना, ये सब नए शेयर्स का काम है कि भाई करेक्शन आएगा। वो जो आर्म चेयर क्रिटिक आराम से बैठे हुए हैं, उन्होंने सब खरीद के, हाँ हम खरीद लेंगे, आप नहीं खरीद के डकार लेके रख दिया कर दिया क्या अभी दूसरे को है ना खरीदने नहीं देंगे, हाँ दूसरे को है ना नेगेटिव करेंगे। ओके तो मैं ये बोलता हूँ भाई अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, आप थोड़ी दोस्त के पास जाओगे। तो रियल एस्टेट में भी अपने दोस्त से, अपने भाई से, या किसी अपने घर वालों से सलाह नहीं लेना, आप प्रोफेशनल से सलाह लेना है, रियल एस्टेट एजेंट से सलाह लेना है। आप जैसे अभी आप हो रहे, आपने 2-3 बार ये बताया कि डेवलपर आपको 2% देगा, सो टेक्निकली यू वेरी हैप्पी विद दैट 2%। ऑफ कोर्स 5 करोड़ के घर के ऊपर आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, यू वेरी सैटिस्फाइड, वेरी हैप्पी। ओके नाउ बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस वहां तक शायद पहुंचता नहीं, वो लोग शायद 10,000 15,000 के पीछे कंसिस्टेंटली भाग रहे थे, वो बड़ी पिक्चर नहीं देखते। सो हाउ डू यू फाइंड अ गुड रियल एस्टेट एजेंट हु इज केयरिंग फॉर यू, राइट, जो मेरे बारे में सोचेगा, खुद के बारे में। हाउ डू यू फाइंड दैट? देखो कभी है ना, मैं ना पूरा टाइम मार्केट में बाहर रहता हूँ, रियल एस्टेट मार्केट में, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, इस गली कभी उस नगर कभी उस नगर। तो आजकल वो कचरा साफ हो गया है, जो ग्रीडी जो आप बात कर रहे हो, हाँ, आजकल बायर इतना स्मार्ट हो गया है और मार्केट इतना ओपन हो गया है कि डेवलपर भी अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहा है, डेवलपर जो खुद है वो भी आ रहा है एडवर्टाइज कर रहा है, कि मैं जैसे हीरानंदानी साहब है, वो खुद भी एक आज इन्फ्लुएंसर है, खुद भी अपना चेहरा दिखाते, और वो प्रोडक्ट बेचते नहीं है, लेकिन वो क्या, वो आ रहे हैं, प्रेजेंस दिखा रहे हैं अपना सोशल मीडिया पे कि यू वांट टू नो हु द ओनर इज बिहाइंड, एंड ही वांट्स टू मेक अ चेंज एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो रिजवान साजन है डैनियल के, वो खुद आके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में। इतना ओपन मार्केट हो गया है कि कोई भी एस्टेट एजेंट ग्रीडी बन नहीं सकता, न चोरी चकारी कर सकता है, वो सब जमाना गया, खलास, गेम ओवर हो गया। आजकल कोई भी ब्रोकर आपको धोखा दे ही नहीं सकता है, क्योंकि आजकल डेवलपर ने उसके लिए इतना अच्छा कर दिया है कि भाई कमीशन है, तो सीधा सीधा गेम है, आप दिखाओ, बायर को पसंद आता है ग्रेट, नहीं पसंद आता है कोई बात नहीं, बायर कोई और जगह दिखेगा, ये और कोई और बायर को दिखाएगा। फिर आजकल कभी वो गेम खत्म हो गया है कि भाई वो चोरी चकारी, ग्रीडी, गाला, खाचा रखना, ये सब खत्म हो गया है, क्योंकि महारैरा आ गया है, पूरा वाइट पेमेंट हो गया हर जगह। तो ये सब की कोई गुंजाइश बची नहीं है। कोई कितना भी ग्रीडी ब्रोकर होगा, 3 BHK कांदिवली में, महावीर नगर में, बोलेगा कि ये फ्लैट रीसेल में अवेलेबल है 3.5 करोड़ में, ओनर ने उसको बोला मेरे को 3.25 चलेगा, मेरे को 3.25 बोलो मार्केट में, आप ये बोल रहा है 3.50, लेकिन ओनर ने तो ऑलरेडी 10 ब्रोकर को बोल के रखा है ना कि 3.25, तो वो कैसे बेचारा 3.50 बोलेगा जिसको। तो वो सब खत्म हो गया है अभी आजकल। मतलब लोगों चैलेंजेस इतने बढ़ गए कि भाई मेरे को डील कराना, कंपटीशन बढ़ गया है, 10 ब्रोकर एक फ्लैट पे काम कर रहा है, और उसके पास भी बायर्स आ रहे हैं, मेरे पास भी आना चाहिए, मेरे पास 10 बायर आएंगे तो जाके मैं इसको फ्लैट बेचूंगा, और उनके पास कितने बायर आ रहे हैं, उनके पास एक भी बायर आ गया और वो फ्लैट समझ में आ गया तो गया ना। तो वो सब ग्रीड, वो सब खाचा गाला, वो सब खलास हो गया। मतलब मुंबई की तो मैं बात कर रहा हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर रहा हूँ, मेट्रोपोलिस में ये सब नहीं रहा है कबीर, कुछ नहीं रहा। एक आम सा अदना सा ब्रोकर भी पकड़ोगे ना आप, 7 बंगला 4 बंगला में भी या लोखंडवाला में भी,
वो बाइक के पास 7-8 ब्रोकर बैठ के लूडो खेल रहे हैं। हाँ, तो वहीं से मेरी भी शुरुआत हुई, अपन भी स्ट्रीट पे हसल करते थे। नो वे यार। तो वहां पे आप जाके किसी को पूछोगे ना, भाई मेरे को 2 बेडरूम चाहिए, वो भी बेचारा सही चीज दिखाएगा। चप्पल पहना हुआ रहेगा, शर्ट पैंट रहेगा, मुंह में मावा तंबाकू भी रहेगा, लेकिन वो चीज सही दिखाएगा क्योंकि मार्केट ओपन हो गया है, मार्केट ऑनलाइन है, मार्केट 1 क्लिक में सब समझ में आ जाता है। और खुद सेलर भी बोलता है कि नहीं मेरे को बेचना है, और सेलर के पास भी आप लेके जाओगे तो ओपन हो जाता है, मतलब आप दिखा रहे हो अगर सेलर है कि भाई चलो ये इतने में बेचना है, इतने में बात होती है। तो अभी ब्रोकर का दिमाग ये है कि मेरे को ब्रोकरेज कमाना है, वरना मेरे हाथ से ब्रोकरेज कमाने का मौका चले जाएगा तो किसी और को मिल किसी जाएगा, और। मेरा घर कैसे चलेगा। और डील होने में बहुत टाइम लगते हैं, कभी 3 महीना, कभी 6 महीना, कभी 10 महीना, डील टूट जाती है, वापस से उसको करना पड़ता है। तो रियल एस्टेट इज अ वेरी हार्ड प्रोफेशन, उसमें अब वो खत्म हो गया, मतलब जो होना था वो पहले होता था, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है कि भाई कुछ जोल वाले काम हो सके रियल एस्टेट। Okay, so that's good. So हाँ। basically the audience can understand कि कि आप किसी पे भी भरोसा कर सकते हो, कोई भी Everyone. ब्रोकर हो, आप मुंबई की तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई में हूँ या मेट्रोपोलिस में, आप कोई भी ब्रोकर रास्ते में भी रहेगा, वो बेचारा लूडो खेल रहा रहेगा, उसको पूछो भाई मेरे को 2 बेडरूम दिखा, 3 बेडरूम दिखा, वो आपको वही चीज दिखाएगा जो बड़ी ऑफिस लेके बैठा हो, क्योंकि मार्केट एकदम ओपन है, कोई भी आपको आज धोखा दे ही नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं। as long as the buyer is also smart and थोड़ा रिसर्च करना तो जरूरी है नेचुरली। कोई भी बाहर ऐसा तो नहीं है यार, कभी आप जाओगे आप बोलोगे मेरे को दिखा 2 बेडरूम 2.5 करोड़ का, आप पसंद आ गए ले हाँ आपसे आप भी बाद में अपना क्या होता है, ब्रोकर का काम होता है दिखाना, बाद में ड्यू डिलिजेंस और ये सब पेपर वर्क चेक ये सब हम लॉयर को रखते हैं, वो सब करते हैं, आपको पसंद आई ये चीज और फिर आप नेगोशिएट भी करते हो। ऑफ कोर्स आप बोलोगे हिंदुस्तानी हक है हमारा। हाँ, नहीं कहीं भी आप लंदन जाओ, दुबई जाओ, नेगोशिएशन तो सब जगह होता ही है। Absolutely. तो आप बैठ के आप ओनर से, अभी आप बैठ के ओनर यू आर अ बायर, आप सेलर के साथ नेगोशिएट करोगे, ब्रोकर खुश हो रहा होगा क्योंकि भाई डील के करीब पहुंच रहे हैं हम। उसको उसको उसका वो इंसेंटिव दिख रहा है, उसका कमीशन दिख रहा है। हाँ, उसको क्या है, घर चलाना है। देखो अगर रोज हमें इंसेंटिव मिलता है, कमीशन मिलता है ना, तो हम तो बुगाती और लैम्बोर्गिनी में घूमेंगे यार। लेकिन ये आप भी जिसको लगता है कि रियल एस्टेट बहुत आसान है, वो आके देखे कि कितना आसान कितने है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ कितना आसान है। देखे 6-6, 8-8, 10-10 महीने डील नहीं होती है और घर के खर्चे चलते वो रहते तो हैं। चलते रहते हैं। तो एक अदना से अदना ब्रोकर भी है जो रास्ते में बैठा हसल कर रहा है, या तो ऑफिस में भी बड़ा कोई ब्रोकर है, उसके लिए भी उतना ही टफ है, सबके लिए टफ है। Absolutely. नसीब का खेल और नियत का खेल। कमिंग टू अ क्वेश्चन वेयर आप अभी जैसे हम मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई के अंदर आपने 3-4 जो लोकेशन बताए कि अगर आप कांदिवली, गोरेगांव, बोरीवली में अगर आप ले रहे हैं, जैसे बोरीवली अभी थोड़ा चेंज हो गया, आपने बताया प्राइस के हिसाब से। अगर एक न्यू होम बायर है, वो सोच रहा है कि मुझे घर लेना है मुंबई के अंदर, तो मुंबई इज अ मेट्रो सिटी विच आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा ओवररेटेड है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। सो अगर न्यू होम बायर है, सो कहाँ वो घर ले सकते हैं और बजटेड और अच्छा घर कहाँ ले सकते हैं? देखो आप अभी मुंबई में लोग घर खरीदने आते हैं, तो फॉर एग्जांपल जिसकी कैपेसिटी अच्छी होती है वो सोबो में भी लेता है, वेस्टर्न सबर्ब में भी लेता है। नवी मुंबई, तलोजा, न्यू पनवेल, खारघर, ये सब बहुत अच्छी मतलब जगह है। तो बहुत थोड़ा आउटस्कर्ट्स और सबर्ब्स नहीं हो जाता फिर? देखो आजकल वहाँ भी टाउनशिप आ गए, वहाँ भी स्कूल्स अच्छी आ गए, वहाँ भी बड़े बड़े रोड्स आ गए। वहाँ आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप पवई हीरानंदानी कैसे बड़े बड़े रोड्स हैं, अच्छा मतलब ग्रीनरी है। तो वैसा वेल प्लान्ड खारघर, तलोजा, नवी मुंबई, थाने, ये सब भी बहुत अच्छी जगह हो गई। ओके, आप खुद जाके देखोगे अच्छे अच्छे मॉल्स आ गए। पहले हम लोग देखते थे अरे यार अच्छा क्राउड मिलता है यार, कहाँ मिलता है पहले 90s 2000 में, अरे पहले चलो बैंड्रा जाते हैं, क्राउड अच्छा है, चलो कोलाबा था, क्राउड अच्छा है बस। लेकिन आजकल आप किधर भी जाओ, मतलब एलिगेंस क्लास सब जगह हो गया है, अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब जगह हो गए। तो आपको कहीं भी कमी महसूस नहीं होती, इसीलिए टाउनशिप्स आ रहे हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, अच्छे अच्छे बड़े, जितने बड़े बड़े मॉल्स आपको थाने, वाशी, बेलापुर या तो खारघर या तो नवी मुंबई में देखने मिलेंगे, वो यहाँ नहीं देखने मिलेंगे वेस्टर्न सबर्ब्स में। मेरे कितने बायर्स है, मेरे कितने सेलर्स है, मेरे कितने क्लाइंट्स है, वो सब मुंबई से नवी मुंबई शिफ्ट हो गए, क्योंकि वास्टनेस है वहाँ, स्पेस का, स्पेस है, बड़े बड़े घर भी हाँ,
थाना नवी मुंबई में बहुत बड़े बड़े घर मिलेंगे आपको, यहाँ 2 BHK बेच के वहाँ कम से कम 4 BHK आ जाएगा। ओ इतना डिफरेंस है। सो व्हाट वुड बी द प्राइस रेंज फॉर अ न्यू बायर टू बाय इट देयर? आराम से आप 2 करोड़ में भी आप कम से कम 3 BHK तो ले ही सकते हो। अच्छा वहाँ आराम से बिग एंड अ बिग 3 आंख बंद करके ले सकते हो। और जो बड़ा रहेगा कारपेट उट हाँ, अच्छा 1500 कारपेट के बड़े बड़े घर ओ अच्छा 1500 कारपेट। तो ये है, मतलब आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ यहाँ आपको 40-50 हज़ार पर स्क्वायर फीट मिलता है, वहाँ यहाँ आपको कम से कम 15-20 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट, यू नो स्टफ लाइक दैट। 10,000, 15,000, 20,000, डिपेंड्स कैसा है, आप कहाँ हो। कोई ऐसा एक यू गेट वास्टनेस ओवर देयर। हाँ कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मिलती है। और वहाँ पर फिर ऑफिसेज एंड कल्याण एवरीथिंग इज देयर। अच्छा कल्याण इज आल्सो, कल्याण इज अमेजिंग, कल्याण इज सुपर, बहुत बढ़िया ब्रोकर। आप कल्याण जाके देखो एक बार, आपको लगेगा मैं कहाँ आ गया। रियली इतना ग्रो हो गया है। अंबरनाथ कितना मस्त होगा, अंबरनाथ में ग्रीनरी, माउंटेन्स है। तो कमर्शलाइजेशन सब जगह हो गया है, सब जगह अपॉर्चुनिटीज है। तो अभी ऐसा हो गया है कि और ऑनलाइन सब कुछ आ गया है। तो पहले क्या था, अरे मुझको यहाँ जाके वहाँ वहीं जाना है, वैसा नहीं है। अभी क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया रियल एस्टेट। बट लेट्स से somebody doesn't want to move that side, Then he has to pay मेरे the को price. मुंबई में ही चाहिए। तो मुंबई में कौन सी लोकेशंस वो देख सकते हैं? अंधेरी है, बैंड्रा है। नहीं not that high because अंधेरी Bandra would be very expensive ना। It's a first home buyer. कांदिवली, बोरीवली, Let's say a middle class wants to buy a home. अगर आज दहीसर मीरा रोड, दहीसर मीरा रोड इज आल्सो सुपर। okay and good townships and good उसके हिसाब से आपको मीरा रोड के भाव क्या हो गए आजकल? मीरा रोड के भाव ऐसे हो गए, अंधेरी के भाव हो गए, मतलब इतना सॉलिड डिमांड हो गया। तो आजकल लोगों को मीरा रोड भी नहीं परवड़ता, वो फिर भाईंदर, नायगांव, नाला सुपारा वो साइड। So मीरा रोड भी is also getting expensive. वेरी एक्सपेंसिव, बहुत बहुत बढ़ चुका है। मीरा रोड का इंफ्रा हो गया, हर चीज मीरा रोड में आप जाओगे तो आपको कहीं, मतलब सालों आप बाहर नहीं निकलोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हर चीज मुहैया है, हर चीज अवेलेबल है। आई थिंक मेट्रो भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। पहले हमेशा यही था कि भाई आपको चर्च गेट जाना है, आपको चर्च गेट जाना है, कोलाबा जाना है। अभी ऐसा नहीं हो गया, हर कहीं जाओ आपको, हर कहीं चर्च गेट, कोलाबा जैसा ही आपको फील आ जाता है। ऑफ कोर्स वो वहाँ का आर्किटेक्चर अलग है, लेकिन क्या है कि ऑफिसेज हो गया या कुछ भी हो गया, हर जगह ऑफिसेज हो गए, कमर्शियल शॉप्स हो गए, तो हर जगह पॉसिबल। जैसे इसीलिए मैंने आपको भी एडवाइस किया कि आपको अंधेरी जाने की जरूरत नहीं, कांदिवली में आप बड़ा स्पेस ले लो पॉडकास्ट के लिए, मजा आ जाएगा। इंशाल्लाह हम डेफिनेटली उस पे लुक इनटू करेंगे। एनी चेकलिस्ट फॉर अ न्यू होम बायर जो आप दे सकते हो? चेकलिस्ट एज इन उसको क्या देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? हाँ न्यू होम बायर, इसके पास कोई भी घर नहीं है, बंदा रेंट पे रहता है, अभी फैमिली हुई है, अच्छा हुआ है कि चलो सोच रहा है अब मैं घर खरीदूंगा, तो उसका कोई एक चेकलिस्ट? देखो सबसे पहले रीसेल में अपने को ये देखना है कि उसके सेट ऑफ अग्रीमेंट्स है, चेन ऑफ अग्रीमेंट्स क्या है उसके, शेयर सर्टिफिकेट, मेंटेनेंस, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपको घर पसंद आ गया तो। और आपको मैं देखो 90-95% लोग घर लेते तो बैंक लोन से लेते। तो अगर आप बैंक को भी पेपर्स दोगे, देखो आपको पैसा देने की जरूरत तो नहीं है, आपको घर पसंद आया है तो आप बोलो उनको कि भाई रीसेल की बात करो, घर पसंद आ गया है, मेरे को लेना है, तो मैं अपनी बैंक को डॉक्यूमेंट्स देना चाहता हूँ। बैंक आपका इतना अच्छा काम करेगी, पूरा काम अच्छा करके देगी, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या मिसिंग है, वो सब बैंक बताएगी। फिर बैंक ही आपको बताएगी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए नहीं, और उस पर कितना लोन मिल रहा है, कैसा हो सकता है। तो ये बहुत इजी हो गया है। और ये रीसेल की बात थी। डेवलपर की तो बहुत इजी है, महारेरा की वेबसाइट पे आप जाओगे और देखोगे डेवलपर का नाम भी है, ब्रांड भी है। तो अगर डेवलपर का नाम नहीं सुना है तो आप महारेरा पे जाके देख सकते हो, उसका महारेरा रजिस्टर्ड नंबर है वगैरह, पास्ट हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हो। न्यू डेवलपर है तो भी कोई इश्यू नहीं है, न्यू डेवलपर भी आते हैं तो अभी काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो न्यू डेवलपर्स बने, वो पहले आर्किटेक्ट थे, वो पहले डिजाइनर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, तो अभी डेवलपर बन चुके हैं। तो महारेरा हेल्प करता है बायर को, एंड देन भी वो जनरल फील आ जाता है कि क्या है क्या नहीं, मतलब लोकेशन का, सेल्स ऑफिस में जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। So for the resale value and for resale के लिए आप बैंक से ही कर सकते हो, बैंक चेकलिस्ट दे देगा। और जो नए डेवलपर्स है उसके लिए अगर आप महारेरा चेक कर लो, उसके अंदर से आपको पता चल जाएगा। आप रेकमेंड क्या करते हो फॉर अ न्यू होम बायर के, उन्हें क्या नए डेवलपर के पास जाना चाहिए कि रीसेल खरीदना चाहिए? देखो रीसेल लोग इसीलिए लेते हैं कि रेडी है, करेक्ट,
और न्यू डेवलपर के पास जाते हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लान होता है तो 3 साल 4 साल, तो उसको पेमेंट का टाइम मिल जाता है उसमें, हाँ correct. और उसको घर नया मिल जाता है। ब्रांड न्यू होम आजकल लोगों को सब पसंद है। Of course, actually. तो रीसेल में क्या होता है कि अच्छी डील मिली, उसको बेचना भी है और जल्दी घर में मूव करना है। तो फिर then they can हाँ, think of it. बाकी बहुत सारे लोग हैं जो पुराने घर से नए घर में जा रहे हैं, वो नए डेवलपर के घर ले रहे हैं हम्म, क्योंकि उनको फीलिंग अच्छी चाहिए, नया घर है, नई नया amenities है। एस्थेटिक चाहिए. हाँ, तो वो नया घर हमेशा मतलब कम से कम आप उसमें 40-50 साल रहोगे। तो रीसेल भी बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रांजैक्शंस रीसेल में अच्छी डील मिल जाती है और इमीडिएटली मूव इन मिल वो जाता है। मिल जाता है, करेक्ट. और जिसके पास फंड्स रेडी होते हैं, और जिसके पास फंड्स रेडी है, उसको रीसेल ले रहा है, तो उसको लॉयर को हायर कर लेना है। लॉयर को हायर कर लेगा तो लॉयर उसको सब बता देगा क्या है क्या है। हाँ, तो क्योंकि ये एक एज अ important ब्रोकर step रियल है. एस्टेट एजेंट की भी नॉलेज लिमिटेड होती है। हम्म, जो काफी रीसेल करते हैं उनकी रहती है अच्छी नॉलेज, लेकिन क्या होता है, यू ऑलवेज हैव टू हायर अ लॉयर Of course. बिकॉज यू बाइंग वर्थ हाउस वर्थ क्रोर्स। Crores, yeah. तो लाख रुपए का अगर आप हायर भी कर लेते हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Oh, so that's fine. So they just एक लॉयर होना जरूरी है लॉयर हो जाएगा और उससे हिसाब खुद का Seller को चेक बोलना, हाँ। वो हिसाब से कर. सेलर को बोलना, देखो आपको मैं टोकन देने तैयार हूँ, टोकन देने के लिए रेडी भी हूँ, हम्म, तो आप मेरे को बताओ, मेरे को डॉक्यूमेंट्स हो। तो नॉर्मली रीसेल में क्या होता है कि वो टोकन दिखाओ, चेक दो उनको, तो डॉक्यूमेंट्स देते हैं। हाँ. वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जैसा हो गया। हाँ. क्या होगा कि रीसेलर होता हाँ. है ना, जो पुराना घर बेच रहा होता है अपना, वो भी सबको डॉक्यूमेंट देते नहीं बैठेगा। हाँ, करेक्ट. वो भी देखेगा कि भाई रेडी है, मेंटली रेडी है तो चेक दिखाओ, चेक दो, हाँ. चलेगा, इन कैश मत करो आप। हाँ. तो उतना टाइम आपको मिल जाता है कर कि भाई देखो मैं चेक दे रहा हूँ, ये मेरा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ये लो चेक, 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया चेक, अभी लाओ मेरे को पेपर की कॉपीज दो, मैं हाँ. अपने लॉयर को दिखा देता हूँ। हाँ. लॉयर ओके बोलता है, आप चेक डाल दो। हाँ, fair enough. Fair enough. और डेवलपर का तो सेट अग्रीमेंट होता है, महारेरा होता है, और वो फील आ जाती है। देखो आपको बड़े लिस्टेड sir. डेवलपर्स है, अच्छे ब्रांडेड है, तो कोई इश्यू ही नहीं चेक करने का। हम्म, वो तो सालों साल सिलसिला चलते रहता है। कोई न्यू डेवलपर है तो आप महारेरा में जाके चेक कर सकते हो। कोई सर्टेन डेवलपर्स के साथ आप जो काम करते हो जिसको आप रेकमेंड कर सकते हो? मैं हर डेवलपर को रेकमेंड करता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल है, इनके पास जाओगे तो काम हो नहीं, जाएगा? क्योंकि हर लोकेशन में हर कोई डेवलपर बना रहा है ना। हम्म, अभी कांदिवली बोरीवली में भी लोग बना रहे हैं, अंधेरी मीरा रोड में भी बना रहे हैं, और सब अलग अलग है, सब अलग अलग डेवलपर है। अभी वहाँ अंधेरी वाला डेवलपर है, वो मलाड में जो बना रहा है वो उसका वो अलग स्टाइल से बनाएगा, तो मीरा रोड में अलग स्टाइल से बनाएगा, थाना वाशी में अलग स्टाइल से बनाएगा। तो और मतलब यू विल फाइंड 100 डेवलपर्स इन वन लोकेशन, 100 डेवलपर्स। तो अभी बायर को क्या चाहिए, स्क्वायर फीट चाहिए, अमेनिटीज चाहिए, सबसे पहले तो प्राइस का ही आता है। प्राइस बजट फ्रेंडली होना चाहिए। बजटिंग करके रखते हैं कि भाई हमारा 3 करोड़ डालना है, 2 करोड़ डालना है, तो मेरे को उसमें बैठेगा कि नहीं। वो थॉट प्रोसेस। बजट थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक रील डाला है कि भाई बजट यूज मत करो, ब्रोकर्स को कहा है बजट यूज मत करो, लेकिन वो मैं बजटिंग की बात कर रहा हूँ कि जो फैमिलीज रहती है जो बोलती है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तो मैं फैमिलीज को भी बोलता हूँ कि आप बजट वर्ड यूज मत करो, यूज वर्ड एज इन्वेस्टमेंट, दैट आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, फीलिंग भी वैसी आ जाती है। So this brings me to a very interesting question. ये 2 पार्ट में आपको मैं पूछूंगा। सबसे पहला पार्ट, गोइंग बैक टू योर इन्फ्लुएंसरशिप एज अ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, क्या आपने कहीं पे भी ये मैनिफेस्ट किया था कि मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनूंगा, या मुझे ये, मैं जब वो वीडियो बना रहा तो मुझे ये मिलेगा करके? देखो, मैनिफेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो कभी मैनिफेस्ट किया ही नहीं। अपने तो पापी पेट का सवाल था, अपने तो 20 बच्चे थे, ना घर था, ना पैसा था, ना इनकम था, तो अपने को दौड़ लगानी थी, अपने को भागना था। तो ये सब तो सोचा ही नहीं था कि इन्फ्लुएंसर भी एक वर्ड होता है। हाँ। 2020 की बात है। हाँ। 2018 से मैंने यूट्यूब चालू किया, तो ये सब सोचा ही नहीं था कि इन्फ्लुएंसिंग होगा, ये सोशल मीडिया, ये सब सुना ही नहीं था। ये अपने दौड़ लगी हुई थी भाई कि अपने को हासिल करना है, तो मैंने कभी मैनिफेस्ट किया नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, शेयर हार्डवर्क एंड मेहनत है। तो अगर आप मैनिफेस्ट नहीं भी करते हो, लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अरे भाई मेहनत क्या कर रहा है तू? लेकिन आई लव दैट। ये चीज जो इंसान समझ गया वो जीत गया।
चलेगा, मैनिफेस्ट मत करो, मेहनत करो, दौड़ो। हाँ, बोले मैं करोड़ों रुपए बनाऊंगा हाँ, तो फिर मैं जाके manifest मैं करो। बैठा हूँ फोटो घर पे। लगाया मैंने फरारी हाँ। बुगाटी का, पेंट हाउस का, हाँ, पर वो वहीं बैठ के देख रहा है उसे। लेकिन मैं हुक्का मार रहा हूँ, मैं एकदम स्मोक कर रहा हूँ, मैं एकदम अपनी मजे में हूँ, दोस्तों यारों के साथ बैठा हूँ। तो भाई, तो वो वहीं रहेगी वो बाहर नहीं भाई आने वाली है। आपके सर पे जिम्मेदारी नहीं है। जी। हमारे सर पे तो जिम्मेदारी थी, भी बच्चे थे तो हम भागे भाई, न घर था न कुछ था भाई। तो ये जो आपका माइंडसेट आपने बोला ना, मुझे बहुत पसंद आया। आपने बोला कि आप आपके जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, हाँ। उनको आपने बोला कि बजट वर्ड यूज नहीं करो, इन्वेस्टमेंट यूज करो। तो ये माइंडसेट आपका कैसे बदला कि बजट और इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस कैसे बदला? बजट एक मेरे हिसाब से एक नेगेटिव वर्ड है। बजट मतलब आप कन्फाइन कर रहे हो अपने आप को। सर आपका बजट क्या है, मैडम आपका बजट क्या है? बजट मेरे पास तो लामहदूद बजट है। अभी क्या है, उसके उसमें तरक्की होगी, उसके अकाउंट में 50 करोड़ होंगे, और हम ब्रोकर या स्टेट एजेंट उसको पूछ रहे भाई बजट क्या है? ईगो हर्ट। बजट मतलब क्या, मैं इतना ही स्पेंड कर सकता हूँ? अरे भाई मैं लामहदूद स्पेंड कर सकता हूँ। तो हाउ मच वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट, मतलब इतनी सारी दौलत में से आपको इतना इन्वेस्ट करना है। तो आप भी अच्छी चीज बोल रहे हो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट भी कर रहे हो बात अपनी लैंग्वेज में, और बायर और सेलर को भी वही तलकीन कर रहे हो कि भाई आपके पास सॉलिड दौलत है, और आप किसी को मतलब बजट बोल के आप किसी को नीचा दिखा रहे हो। हाँ, बजट मत बोलो ना कि भाई बजट, आप उसको बोलो हाउ मच वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट, तो उसको भी लगेगा वाओ यार ग्रेट। उसके आपके वे ऑफ टॉकिंग से ही शायद आपको हाँ, यू यूज पॉजिटिव वर्ड्स विच इम्पैक्ट। हाँ, वैसा चीप मत यूज करो, अफोर्डेबल यूज करो, एक्सपेंसिव मत यूज करो, प्रीमियम यूज करो। फेयर। तो ये सब चीजें आप, और ये डेली बेसिस पे आप ध्यान रखते हो। हाँ, तो आपके वर्ड्स ही आपको एक्शन में वो करते हैं, और एक्शन ही बाद में मैनिफेस्ट करता है। मैनिफेस्टेशन के बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है? शुक्रिया, I definitely practice it a lot. Brings me to our next question. आपने बताया था कि रियल एस्टेट एजेंट और ब्रोकर जो होते हैं उनका काम बहुत डिफिकल्ट है, एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव सीन अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ वेरी गुड रियल एस्टेट एजेंट, एंड उसको मैंने देखा है कि वो कितना यहाँ से वहाँ भागता है, यहाँ उसको एक घर इधर दिखाना है, एक घर उधर दिखाना है, तो इज कंसिस्टेंटली रनिंग। इसके अंदर फिजिकल वर्क बहुत इंक्लूडेड है, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया। तो ये चीज को काम रखने के लिए आप पूरा दिन काम करो, आप थक नहीं जाओ, मेंटली चिड़चिड़ नहीं हो जाए, कभी कोई अच्छा क्लाइंट आया, कोई चिड़चिड़ा क्लाइंट आया, तो आप इसके लिए कुछ एक मेडिटेशन प्रैक्टिसेस या एनी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो? देखो माशाल्लाह नमाजें हो जाती है, शुक्र। कभी कभी नमाजें वो नहीं मिलती है, तो लेकिन नमाज हो जाती, नमाज दीन का सुकून है, नमाज बहुत सुकून भी देती है हर चीज़ में। नमाज से आप अल्लाह से कनेक्ट करते हो, और वही परवरदिगार से मांगते हो जिसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ दिया है। और फिर नमाज नहीं है तो फिर नमाज हो गई, तो फिर तस्बीहात हो गई, जिक्र हो गए, कि आप दिन भर जिक्र कर रहे हो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे जिक्र बताए, प्रॉफिट ने सब बताया कि आपको मुसीबत हो तो क्या पढ़ना है, आपको रोजी ज्यादा चाहिए तो क्या पढ़ना है, कौन सी दुआ है। तो उन्होंने उम्मत को सब बता के गए कि ये करना, लाइफस्टाइल बता दिया कि आपको किसी बुरी चीज से बचना है तो क्या करना है, क्या दुआएं पढ़नी। तो दिन भर में अगर आप जिक्र करते रहोगे ना, अल्लाह का कलाम पढ़ते रहोगे, चाहे सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, शुक्र, तो उससे क्या होगा कि दिल में सुकून, मतलब मेरे दिल में सुकून, चैन, कि भाई ठीक है, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं, मुकद्दर में नहीं था। हम हर चीज सोचते कि भाई मेरे को ये मिल जाएगी, ये मिलना चाहिए, ये मिलने वाली है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, कुछ मिलता नहीं। तो उससे क्या होता है कि हम जिक्र करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तो उससे लगता है कि नहीं परवरदिगार तूने जो हमारे लिए सोचा था, जो सही था वो सोचा था, जो सही था वो तूने दिया, और जो नहीं दिया उसमें आफियत नहीं थी, उसमें भलाई नहीं थी। तो दिन भर तस्बीहात हो, सुबह शाम की तस्बीहात हो, जिक्र हो, और दुरूद और इस्तग़फ़ार हो। दुरूद इस्तग़फ़ार की कसरत मैं करता हूँ, ओके, ताकि रोजी में भी बरकत हो, बुरी चीज से भी हम बचे, हाँ, नजर से बच सके। हाँ, नजर से भी बचने के
वो है कि भाई तस्बीहात है उसके भी, और हसद बुगस कीना कपट घमंड तकब्बुर, ये सब से हम दूर रहें जी। तकब्बुर नहीं करना है, तकब्बुर अल्लाह की चादर है। हाँ हसद नहीं करना है कि भाई किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास ज्यादा फॉलोअर्स है, मेरे पास कम है, हाँ उसका बड़ी ऑफिस है, मेरे पास नहीं है, तो हसद करोगे तो अपनी रोजी मतलब कम नीचे हो होगी। जाएगी, कम हो हाँ, जाएगी, मतलब हसद करने वाले को ऊपर वाला पसंद नहीं पसंद करता। नहीं बल्कि हसद नहीं करो, शुक्र करो, रोजी और बढ़ जाएगी बढ़ेगी। कि अल्लाह तूने जितना मेरे को दिया है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है तेरा, तूने मेरे हाथ पैर दिए, अगर अगर मेरा एक हाथ कट जाए, मेरे पास 10 करोड़ रुपया भी हो, 100 करोड़ भी हो, तो भी मैं दे दूं, तो भी मेरे को हाथ हाथ पैर, नहीं आ सकता, वो जो ओरिजिनल हाथ, ओरिजिनल हाथ नहीं आ हाँ, सकता। हाँ प्रोस्थेटिक्स तो हाँ, है, अलग है। लेकिन जबान कट जाए हमारी या आंखें निकल जाए, तो वो जो परवरदिगार ने दिया है, तो अगर आपके पास हाथ पैर है और आफियत वाले, तो वो भी मतलब पूरी दुनिया की दौलत से बढ़ के। बढ़ के जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेरी नाइस थॉट प्रोसेस, एंड इंशाल्लाह जो हमारे सारे लोग हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी ये फॉलो करेंगे। दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन व्हिच इज अ बिट ऑन अ रिलीजियस साइड, है ना। जैसे हम अभी मुंबई में रहते हैं, मुंबई में ये कम है, हाँ। मैंने ऐसे नोटिस किया है। दूसरे जैसे गुजरात हो गए या राजस्थान हो गए, वहां पर थोड़ा ये ज्यादा है। बट आपको कभी ऐसा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम का जो बाइंग रहता है कि यहाँ सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं, यहाँ सिर्फ मुसलमान ही रह सकते हैं, वो कितना अफेक्ट करता है एक रियल एस्टेट ब्रोकर को, और कितना ये एक इन्वेस्टर को फर्क पड़ सकता है इससे? आजकल ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल सब डेजिग्नेटेड है हर चीज, और बायर को भी, बायर खुद सामने से आजकल पूछता है कि मेरे को कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं। एज अ मुस्लिम बायर, उसको मालूम है जोगेश्वरी में चाहिए, जोगेश्वरी में सब मुस्लिम्स है, हाँ वेस्ट में, हाँ तो जोगेश्वरी में आता है तो उसको इजीली मिल जाता है। लेकिन एक नॉन मुस्लिम बायर, तो वो देखिएगा गोरेगांव, कांदिवली, तो आजकल बहुत इजी हो गया है कि अगर कोई मुस्लिम बायर है तो उसको बोलना कि भाई देखो यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। अभी कितने मुस्लिम बायर्स होते हैं, उनको मस्जिद चाहिए पास में, हाँ करेक्ट, तो वो इजी हो जाता है वो सोसाइटी दिखाना कि भाई देखो इसके बाजू में मस्जिद है। अभी मैंने वही बोला था कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सारे रिलीजन एक साथ, सारे फेस्टिवल कॉमन, मैंने वही बताया था, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। हमारी फूड हैबिट्स भी है, देखो एक ही चीज नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है, फूड हैबिट्स है, रिलीजन है, वर्शिपिंग है, वो सब भी कॉमन होना चाहिए जी। और वो कॉमन एक सोसाइटी में हो सकता है। हाँ अभी क्या हम लोग बंगलो सोसाइटीज में नहीं रहते, हाँ कि मेरा एक बंगलो है, सामने किसी का बंगलो है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई चलो एक बंगलो में एक हिंदू रह रहा है, दूसरे बंगलो में एक मुस्लिम रह रहा है, क्योंकि उसकी एक अलग टेरिटरी। हाँ यहाँ हम सोसाइटी में रह रहे, फ्लैट में रह रहे, सामने दरवाजा खुला तो दूसरे वाले का दरवाजा भी खुला है, सामने से मतलब खाने की खुशबू आ रही है, सामने मटन चिकन पक रहा है, लेकिन हम वेजिटेरियन है। हाँ तो वो सब भी सेंसिबिलिटीज है, तो उसमें वो सब समझते हैं कि भाई देखो हम अपने वालों के साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई बकरा ईद हो रही है, सब मिलके आ रहे कर रहे हैं, तो किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर सब एक साथ वही कम्युनिटी के लोग रहेंगे तो हर्ट नहीं होगा, और वो सब समझते हैं आजकल, उसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी हो गया है। पहले थोड़ा था शुरुआत में कि अरे भाई इसको यहाँ नहीं मिल रहा है, वहाँ नहीं मिल रहा, लेकिन आजकल वो सही हो गया कि भाई सही है, जो इसको यहाँ नहीं मिल रहा है उसको वहाँ नहीं चाहिए, तो कोई इशू नहीं। देखो सोसाइटी में सब एक साथ ही रहेंगे, सब अपने सेम फूड हैबिट्स वाले, कल्चर वाले, रिलीजन वाले, वर्शिप वाले, लेकिन काम तो हम सब बाहर भारत में सब एक साथ करते ही साथ करते, सही बात। बल्कि दोस्त यार भी सब मिलके जाते, तो जरूरी थोड़ी, मैं ये बोलता हूँ, जरूरी थोड़ी कि हम साथ में रहे और सामने वाले को हर्ट भी हो, हम क्या खाना बना रहे, वर्शिप कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है सोसाइटी में, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो सब साथ में उतरते हैं, सब साथ में जाते हैं एक दूसरे को, और बाद में रिश्ते नाते भी होते हैं, शादियां भी हो जाती है, स्टफ लाइक दैट। तो वो एक साथ, वो जो कल्चर रहता है, कल्चर की जो ट्रेन रहती है, वो साथ में एक साथ चलती है। ओके, तो मेरा ये मानना है कि आजकल सब समझदार हो गए कि भाई हमको कहाँ चाहिए और हमको कैसे चाहिए। खाली सिंपल है, उनको बता देना कि यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, सिंपल। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। बिकॉज ये जो थॉट प्रोसेस है कि, बिकॉज आपने जैसे बताया, मेन इशू यही आ जाता है खाने पीने के अंदर,
कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, आप नॉन वेजिटेरियन है, और वो कभी कभी स्मेल ही समझ में नहीं आती है. सो दैट्स तो मैं क्यों वहां रहूं जहाँ मेरे हिंदू भाई को तकलीफ हो रही है. आई अंडरस्टैंड. मैं पकाऊंगा तो खुशबू जाएगी, पूरे सोसाइटी में घूमेगी. हाँ. अभी मच्छी पकाऊंगा मेरे घर में तो पूरी सोसाइटी को. वो क्या होता है कि देखो, दिवाली होता है, गणेश उत्सव फेस्टिवल होता है. आप सबसे पहले कोई भी रिलीजन, आपके कोई भी फेस्टिवल होते हैं तो उसमें आप हमारे हिंदू भाई के फेस्टिवल होते हैं, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले नॉनवेज खाना बंद कर देते हाँ, fair. कि भाई नॉनवेज खाना बंद. राइट, बरोबर है. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो फिर हम लोग मुस्लिम्स में तो फेस्टिवल होता है तो सबसे पहले नॉनवेज ही बनता है. हाँ, और नॉन वेज ही मतलब खाने का अपनी तो बिरयानी ही सबसे पहले. चाहे फेस्टिवल हो या नहीं हो, नॉन वेज खाने का दस्तूर है. कभी दस्तूर मच्छी आ रही है, कभी मटन मांस आ रहा है. तो क्या होता है कि कितनी, कबीर मुझे करेक्ट नहीं फार्म, कितनी महाराष्ट्र फैमिली भी होती है, वो भी फेस्टिवल्स में नॉनवेज खाना बंद कर. करेक्ट. हाँ, राइट, एब्सोल्युटली. तो फिर यही है कि भाई फूड हैबिट्स है, वर्शिप है, एंड यू नो एवरीथिंग सिमिलर यू नो सिमिलर हो जाता कल्चर एंड फैशन. तो वो हिसाब से मतलब एक सोसाइटी में मैं मानता हूँ सही है जो है पीस है, सुकून है कि भाई आप जहाँ रह रहे हो. ओके. सो ये जो थॉट प्रोसेस हम रखे, अरे ये तो मुस्लिम का एरिया, ये हिंदू का एरिया, वो अलग है. ये जो आपने थॉट प्रोसेस बताया ना, आई थिंक दैट इज बैंग ऑन कि क्यों ये रीजन से है और क्यों ये परफेक्ट है. यू नो, मेरे को एक सवाल है आपसे कि अभी ना बीच में आपने बताया कि दुबई के अंदर जो आप गए थे, दुबई के अंदर भी बहुत सारे लोग फ्लैट्स का कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. अभी रिसेंटली में ना बहुत सारे लोग दुबई मूव हुए. राइट. व्हाई इज दैट the major factor? Could this be because of the real estate and Dubai has opened the real estate there for people? दुबई में अब फ्री होल्ड हो गया है और ओनरशिप भी हो गया है. मतलब आप खरीद सकते हो और उसको रेंट पे भी दे सकते हो. Okay, as an Indian. और कोई भी पासपोर्ट होल्डर. Okay. और उसका ROI भी अच्छा है और अप्रिसिएशन ठीक है अभी फिलहाल. ओके है, मतलब आप खरीद रहे हो हाई प्राइस में खरीद रहे हो, लेकिन ऑफ प्लान अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप दुबई में खरीद रहे हो तो आपको अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा. रेटिंग खरीद रहे हो तो आपको उसमें अप्रिसिएशन नहीं. ओके. ROI बहुत अच्छा है, कम से कम 6%, 6 से 8% तो है ही. और इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त है दुबई का, नेचुरली. और वेल प्लान सिटी, क्लीन है, वेरी सेफ है. हर कोई मिलजुल के रहते हैं, हर कोई मिलजुल के रह सकते हैं. और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं. जियोग्राफिकली ऐसे लोकेटेड है सिटी कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं. और चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, या रशिया हो, या तो फिर ब्राजील हो, आपको हर नेशनलिटी का कम से कम 100 नेशनलिटी. ओके. तो इट्स एज सिंपल एंड एज इजी एज दैट कि आप पासपोर्ट लेके गए, आपने घर बुक किया, और वही है कि इन्वेस्ट करो और घर खरीदो और आप शुरू कर दो. मतलब it's very easy to buy a house there, very easy. Okay, is it? The government has. How about price wise? Like, is it better here in India or Mumbai or? बहुत अच्छा है यहाँ पर. देखो कांदिवली, बोरीवली में भी आपको 2 BHK 2.5 करोड़ में मिलेगा. 2 BHK कम से कम 3.5-4 करोड़ के नीचे ही नहीं. स्टूडियो अपार्टमेंट 2.5 करोड़ का. 2.5 करोड़ का. ओके. तो फिर आपको थोड़ा वहाँ दूर जाना पड़ेगा. लेकिन दूर जाके भी आपको स्टूडियो अपार्टमेंट कम से कम 2 करोड़ का मिलेगा. ओके. गर्मी बहुत हो जाती है, जून से लेके सितंबर तक बहुत गर्म हो जाता है, मतलब आप बाहर निकल ही नहीं सकते. तो ये है. लेकिन क्या है कि बहुत अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन भी हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर दुबई में. तो हमारे इंडियन कम्युनिटी भी बहुत अट्रैक्ट होती है. काफ़ी पास में है, 3.5 घंटे के का ट्रैवल है फ्लाइट पे. तो लोग प्रेफर करते हैं. इजी वीजा भी इजी. हाँ, आई थिंक ऑन अराइवल ही दिया हुआ है. ऑन अराइवल तो खाली UK US का जिसको वीजा है यूरोप का उसको दिया है. आई थिंक इंडिया का भी रिसेंटली चालू किया ना ऑन अराइवल. बस UK US का यूरोप का ओके वैलिड वीजा है, उसको मिलेगा. ओके. तो हाँ, आई मीन सो इट्स बहुत. आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो दुबई के तो आपको एक फीलिंग अलग आती है. फिर आप कोई भी एरिया में जाते हो, बिजनेस पे या तो फिर आप डाउनटाउन कहीं भी जाओ, आप डेरा भर दुबई भी जाओ, तो आप you can invest anywhere in Dubai if you have the money. But as a real estate agent, आप अभी जो रिसेंटली दुबई गए थे, मैंने आपके रील्स देखे थे, तो वहाँ पर आप एज अ गेस्ट गए थे कि आपने ये सोच के गए थे कि मैं वहाँ पे भी जाके घर बेचूं?
मैं घर बेचने के लिए ही गया था, ओके मैं घूमने नहीं गया था, लेकिन सुबह से निकल जाता था, सुबह 9 बजे से रात को 8-9 बजे तक मैं प्रोजेक्ट पे था। और घर वहाँ पर बेचना इजी है क्योंकि वहाँ कोई भी नेशनैलिटी को पकड़ सकते हैं। ओके ऑफ कोर्स हमारे हिंदुस्तानी भाई, उसको तो आराम से हम लोग बेच सकते हैं क्योंकि हमारी सेम लैंग्वेज है। सेम लैंग्वेज है, लेकिन वहाँ अरबिक भी है, वहाँ मैं घर का शूट कर रहा था तो अरबिक बाहर आ गया, फ्रांस का था, ओके अल्जीरिया का, हाँ तो वो आ गया, बोला मेरे को घर देखने का है, तो मतलब उसको दिखाया तो वो एक बायर मिल गया। तो लिंगुआ फ्रैंका मतलब जो अपनी लैंग्वेज उनसे बात करने के लिए इंग्लिश ही है जो कॉमन लैंग्वेज। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर एजेंट बहुत है। अगर आपको दुबई, मैंने अभी एक रील डाला था कि अगर आपको रियल एस्टेट एजेंट हो, आप रियल एस्टेट एजेंट हो इंडिया में, भारत में, और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, अभी बहुत लोग हैं कभी यहाँ पर 6-6, 8-8 महीना डील नहीं होती बेचारे, हाँ एग्जैक्टली और उनको घर के खर्चे और क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। हाँ तो मैंने बोला अगर आपका इनकम रुका हुआ है 8 से 10 महीना, डील नहीं हो रही है एज अ रियल एस्टेट एजेंट, तो आप वहाँ ट्राई करो, जॉब करो, वहाँ आपको अच्छा एक स्टेपिंग स्टोन मिलेगा। वहाँ बहुत सारी इन्वेंट्री, बहुत सारे बायर्स है दुनिया भर के, लाखों बायर्स। तो आप कोशिश कीजिए, वहाँ कीजिए, वहाँ से अच्छी और वहाँ पैसा कमाएंगे, फिर देन यू कैन कम बैक अगेन इन अ फ्यू इयर्स एंड देन एक्सपैंड योर बिजनेस, रीस्टार्ट अगेन इन इंडिया। तो वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है रियल एस्टेट ब्रोकर एजेंट को। ओके इज दैट सो? सो क्योंकि वो वहाँ जाएगा तो मुंबई का भी बेच सकता है, और दुबई में कोई भी का कंट्री का भी बेच सकता है, कोई भी आएगा ना वहाँ से। हाँ, दुबई बेचना है तो उसको कोई भी किसी भी नेशनैलिटी को बेच सकता है। लेकिन वहाँ एनआरआई मिलेगा उसको, तो बोलेगा भाई देख मेरे पास दुबई में, मेरे पास इंडिया में भी है, हाँ किधर चाहिए तो आपको हाँ, तो आपको यू किल 2 birds with 1 stone। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो, आप वहाँ जा रहे हो और आपको आपका इंडियन भाई मिलता है वहाँ पर, तो वहाँ आप उनको ये भी बोल सकते हो कि मैं आपको मुंबई में भी इन्वेस्ट करवाता हूँ, लोनावाला में भी करवाता हूँ, नवी मुंबई में, अलीबाग, तो उनको यहाँ भी इन्वेस्ट करवा सकते हैं। ओके सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो दुबई इज नाउ ओपन फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स एज वेल। हाँ, दुबई में बूमिंग इंडस्ट्री है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। ग्रेट ओके। एंड लास्ट ईयर से ज्यादा बिजनेस इस बार हुआ है ये साल 2024 में रियल एस्टेट में। ओके नाउ समबडी डजंट वांट टू मूव टू दुबई फॉर एनी रीजन, अगर वो इंडिया में ही करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम मुंबई, ऐसे कोई दूसरे स्टेट्स है जहाँ खुद जाके रियल एस्टेट चालू कर सकते हैं एज अ ब्रोकर? पूना है, नागपुर है, मैंने सुना है, बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक। पूना तो वहाँ पे फिर अलग अलग तरीके का लाइसेंस चाहिए होता है कि महारेरा ही चलता? तो महारेरा आपके पास है तो आप कहीं पर भी महारेरा ही चल सकते हो। ओके महारेरा महाराष्ट्र में चलेगा कहीं। पूना बहुत बढ़िया जगह है ओके टू बाय एंड सेल होम्स। हाँ, हाउ अबाउट अदर मेजर सिटीज लाइक मे बी हैदराबाद या चेन्नई? फैंटास्टिक। मैं सारे ब्रोकर से, भारत के सारे ब्रोकर से टच में हूँ मैं। सारे ब्रोकर से फोन आते हैं और बोलते हैं हमारा बिजनेस यहाँ बहुत अच्छा हो गया है, रफीक भाई आप यहाँ पर आओ। अभी अमृतसर से भी उस दिन फोन आया, आप आओ हमारे इधर आओ। ओके चंडीगढ़ से भी आया। ओके जाके वो यू टॉकिंग अबाउट हमारी प्रॉपर्टी बेचो। ओह अच्छा, ऐसे लाइक सो जाके वीडियोस बनाओ। हाँ, आपको बेचने का तरीका अलग है, स्टाइल अलग है, आप हमारी प्रॉपर्टी दिखाओ, बेचो प्लीज। हाँ, फिर बाद में छत्तीसगढ़ से भी, बाद में जयपुर से भी, जोधपुर से भी, गुजरात को भी काफी किया है मैंने, अहमदाबाद का काफी प्रॉपर्टीज वहाँ शूट किया है, ट्रांजैक्शन किया है, तो फैंटास्टिक है। कोलकाता से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अभी इंडिया में हर सिटी में, चाहे टियर 1, 2, 3, रियल एस्टेट इज सुपर, इट्स ग्रोइंग अमेजिंग, इट इज फैंटाबुलस, वंडरफुल। आप अकेले ये सारा हैंडल करते हो कि आपने टीम बना के रखी हुई है? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर अ पर्सन मे बी जो शायद ये सोच रहा होगा कि यार इसके पास तो बहुत एकदम 15-20 की टीम होगी और ये खुद खाली घूमता होगा, तो थोड़ा सीक्रेट्स बाहर निकाल। हाँ, व्हाई नॉट। तो देखो मेरे पास इंक्वायरीज आती है, बायर्स आते हैं, तो मैं अपने सेल्स टीम को देता हूँ। 8 से 10 लोग हैं सेल्स टीम में, एंड वो दिखाते हैं, वो क्लोज करते हैं। तो क्लोजिंग के लिए आपको कोई चाहिए, फॉर एग्जांपल एक हाथ चाहिए कि भाई कोई दिखा रहा है, क्लोज कर रहा है, क्योंकि बायर के साथ कंसिडरेबल टाइम स्पेंड करना है, दिखाना है, उसको लिस्टिंग भेजना है, वापस बताना है, उसको बाद में उसको बोलना है कि चलो यहाँ देखते हैं, ये करना है, वो बोलेगा हाँ नहीं ये नहीं दिखते, बाद में बताता हूँ। तो एक बायर को कम से कम डील क्लोज करने में चैनल पार्टनर को 6 से 8 महीना जाता है। तो ऐसा आपके पास कम से कम 40 से 50 बायर होंगे तो तभी हाँ महीने का ये टॉप जाके आपकी 6 से 8 महीने में
3 से 4 डील हो सकती है ओके, अगर 50 बायर हो। 50 बायर होता है। ओके, तो रियल एस्टेट में कन्वर्जन बहुत थोड़ा होता है, स्लो होता है। हाँ, बट जब होता है अच्छा होता है। हाँ होता है तो फिर बाद में अच्छा होता है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन भी हमारा छोटा ही होता है। ओके, ऐसे 30 करोड़ 60 करोड़ 80 करोड़ के ट्रांजैक्शन नहीं होते। ओके, ओके, छोटे ट्रांजैक्शन में मैं बता रहा हूँ व्यूअर्स कि मैं छोटे ट्रांजैक्शन ज्यादा करता हूँ क्योंकि फास्ट होता है। फास्ट होता है। हाँ, बिगर ट्रांजैक्शन विल टेक मोर टाइम। बहुत टाइम लगता है। बिगर ट्रांजैक्शन में क्या होता है, बायर बता रहे मैं तो जानता हूँ डेवलपर को, तो वो आपस में एक दूसरे को सब जानते जानते तो होते हैं। हाँ, हमारे थ्रू कोई आता ही नहीं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी को घर दिखाया रहेगा, जैसे आपने कबीर को घर दिखाया, कबीर बोला कि अच्छा घर है, वो उसने उसकी बीवी को डेवलपर बनाया, आई मीन एजेंट बनाया, और उसके थ्रू घर ले लिया, ऐसा कभी कुछ होता हाँ है? ऐसा बहुत होता है, लेकिन अभी क्या वो उसको कुछ कर नहीं सकते ना, वो उनका कर्मा ही उनको ट्रीट करेगा फिर, है ना। ओके, बट दिस इज नॉर्मल थिंग दैट हैज हैपेंड। हाँ होता है भाई, करोड़ों रुपए आप खर्चा करोगे लेकिन आपको ब्रोकरेज 10 लाख रुपए की बचाना है। 10 हाँ। करोड़ रुपए खर्चा करोगे हाँ। लेकिन 10 लाख रुपए बचाना है। हाँ। तो ऐसा बहुत लोगों की मेंटालिटी है, लेकिन वो क्या अपना खुद का सुकून खराब करते हैं, किसी गरीब के पेट पे लात मारते हैं। तो मैं इसीलिए ये बोलता हूँ भाई, कहीं भी मारो लेकिन पेट पे लात नहीं मारो। I like that. I appreciate that. I appreciate मेरे को 2 गाली दे दो, मारो मेरे को चलेगा, लेकिन मेरे को पैसा 1 रुपया भी कम मत दो और टाइम पे दो, तो मैं आपको हक करूंगा और मैं आपको बुके दूंगा। भाई पेट पे लात नहीं मार। हाँ, बट ये तो वैसे ही मोस्टली रीसेल के ऊपर है कि न्यू फ्लैट के ऊपर तो डेवलपर ही पैसे दे देता आप लोग, तो वैसे आप लोग चार्ज नहीं करते ना बायर्स को। हाँ राइट, सो वो एक डेवलपर से अगर कोई बायर आता लेता है तो बायर को चार्ज नहीं करते, रीसेल में चार्जेस है। रीसेल में चार्जेस है। यू नो, एनी फनी स्टोरी और एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर जो आपके साथ हुआ है जिंदगी भर, आपको लगता है यार साला ये याद रह गया, ये रहेगा याद करके, while doing this transactions? एक बहुत अच्छा बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, अंधेरी में उनकी ऑफिस है। तो उन्होंने 2 फ्लैट लिया था, मेरे स्टाफ ने दिखाया था लोअर परेल में एक बड़े प्रोजेक्ट में। फिर बाद में उन्होंने बोला कि मुझे रफीक मर्चेंट नहीं चाहिए डील में, डेवलपर को बोला। तो सब तहकीक किया, भाई क्यों नहीं चाहिए, क्या हो गया, मतलब मेरे स्टाफ ने दिखाया, फीमेल स्टाफ। तो मालूम पड़ा कि उसने दूसरे ब्रोकर ने उसको बोला था कि भाई मैं तेरे जो डेवलपर मेरे को 2 टका दे रहा है ना उसमें से 1 टका दूंगा। ओ शाबाश। और वो डील थी कुछ 18-20 करोड़ की। तो इतने बड़े बायर्स भी होंगे ना, तो भरोसा नहीं है कि वो आपका हक नहीं मारेंगे। उसको डिस्काउंट वगैरह तो अपन दिला रहे, सब कर रहे, लेकिन वो आपकी थाली में भी झांक कर देखेगा कि उसको क्या मिल रहा है, क्या उसमें से भी मैं उठा लूं। सबसे पहला तो 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, यानी हम अपरंपार पैसा होगा। तो टिकट साइज इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इंसान की नियत इम्पोर्टेंट है, भाई वो कैसा आदमी कैसा है। तो कर्मा ठीक करो, क्योंकि आप करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लाखों रुपया दे रहे हो आप, और आप दे भी नहीं रहे हो। तो डेवलपर के थ्रू उसकी जेब से तो जा ही नहीं रहे, आप तो ब्रोकरेज नहीं दे रहे हो क्योंकि वो फर्स्ट सेल है। लेकिन आप ये देख रहे हो नहीं मेरे को इससे नहीं करना है, क्योंकि वो पास बैक दे रहा है, वो किक बैक दे रहा है। ओके, तो बहुत घटिया मेंटालिटी होती है काफी लोगों की कि भाई मेरे को पास बैक चाहिए, किक बैक चाहिए। आप खुशी से दोगे ना, आपके घर पे कोई प्लम्बर आया, कोई इलेक्ट्रिशियन आया, तो आप उसको खुशी से बोले बना के दिया तो आप दोगे। तो आप ही बोलोगे नहीं मैं जा रहा हूँ सामान खरीदने, आप करोड़पति हो, आप बोलोगे नहीं मैं सामान खरीदने जाता हूँ, मैं बिल लेके आता हूँ, वो सब कोई बात नहीं, उसने दिया तुम खुशी से दे रहे हो। वैसे हम ब्रोकर है यार, माइंडसेट की बात हो रही है यहाँ पर, हम भी मजदूर है। अरे भाई हिंदुस्तान में ब्रोकर क्यों गरीब रहता है? दुबई में तो ब्रोकर्स आप देखो क्या ड्रेसिंग मार के आते और अच्छी अच्छी कारों में आते, लेकिन भारत में ब्रोकर को गरीब रखा जाता है क्योंकि ये हक मानते हैं। हक नहीं मारोगे ना तो उसका भी घर सही से चलेगा, और वो भी मतलब मजलूम है। आज का ब्रोकर रियल एस्टेट एजेंट मजलूम है। वेरी वेरी डीप। आई थिंक ये थॉट प्रोसेस, एंड आई होप दैट ये पॉडकास्ट के थ्रू जो भी सुन रहे हैं उनको ये आइडिया है कि भाई ये आप भी लोग भी मेहनत करते हो, आप लोगों के पास भी फैमिलीज है जिसको आपको फीड करना है। इट्स नॉट दैट कि आप आके खाली बुगाटी, जैसे आपने बताया पहले कि बुगाटी खरीद लोगे उनके एक डील के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू, अगेन दिस इज फॉर आवर न्यू रियल एस्टेट पीपल जो ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे कैसा हो रहा है कि आपने वीडियो दिखाया, आपने सब किया, आपने आपके सेल्स पर्सन को दिखाया कि अच्छा भाई ये है,
वो सेल्स पर्सन एक्स के साथ कनेक्टेड है, वो उसको बोल रहा था कि ये लीड आई, इसको तू कर ले, अपन इसमें से स्विच कर लेंगे। अच्छा अच्छा। तो ये जो सेल्स टीम आपने 8 लोगों की बना के रखी है, तो आपने कैसे इंश्योर किया हुआ है कि वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, और ये जो तरीके की हरकत होती है एज अ माइंडसेट ऑफ एन एम्प्लॉई, वो कैसे ना हो? तो हैव यू हैड और हैव यू फेस दैट? देखो मैंने क्या किया है, मैंने कमीशन इतना हाई रखा है कि चोरी करेगा ही नहीं ना। मैंने हर डील में से उनको इतना हाई कमीशन दिया है कि भाई जो भी डील क्लोज कर उसमें से कमीशन इतना ले ले, और बहुत हेवी कमीशन रखा है मैंने। ओके। तो वो इंश्योर किया है कि भाई वो कहीं भी किधर और जाएगा उससे ज्यादा मेरे यहाँ डील करेगा तो ऑलमोस्ट सेम चीज मिल जाएगी, और उसको काम भी कम करना पड़ेगा कंपैरेटिवली, बिकॉज आप ऑलरेडी मेहनत करके ये lead ब्रांड चला के रहे नीचे करेगा वो वहाँ। हाँ। तो वैसा होता नहीं है मेरे थ्रू। तो वहाँ भी करेगा तो वो दूसरा बंदा बोलेगा कि उसका ये उसके कंपनी का नहीं है तो किसका रहेगा, किसका? हाँ, तो ये आप उस हिसाब से टेक केयर तो जो आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉय है वो आपको धोखा दे रहा है, तो वो सबसे बड़ा धोखे में है। खुद एम्प्लॉय धोखे में है क्योंकि वो धोखा दे रहा है आपके उसके बॉस को। तो बॉस को उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो कचरा है ना वो दिख के आ जाता है पानी में, वो समझ में आ जाता है कि मेरे को ऐसे हुए भी है, फोन आ जाता है कि तुम्हारा बंदा ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो अपने मैं सबसे कनेक्टेड हूँ ग्राउंड लेवल पे, और मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं सबको फोन करता भी उठाता भी हूँ, और मैं खुद डील करता हूँ, डील बजाता हूँ। तो समझ फोन आ जाते हैं भाई तेरा बंदा ऐसा कर रहा है, मतलब वो आप गंदा करोगे तो दिख जाता है। तो you're connected all the way to the connected, and ground. secondly I pay good commission, तो Okay, जरूरत नहीं पड़ती। so you're doing like commission and salary के खाली आप commission के मैं सिर्फ कमीशन ही देता हूँ, नो सैलरी, क्योंकि सैलरीज देंगे तो हम लोग यू नो हमारा इनकम डिपेंड करता है डील होने पे, और डील करने के लिए हजारों पापड़ होना चाहिए और बहुत टाइम देना पड़ता है। तो वो जो आपका एम्प्लॉय आपकी तरह काम कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं, यू डोंट नो ना, क्योंकि आपने उसको हायर दे दिया, अभी हैंडल कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, आप हर चीज तो मॉनिटर नहीं कर सकते। वो बोलेगा मैंने सर दिखाया, मैंने आजकल दिखाना ही बहुत बड़ा टास्क है, डील करना तो बहुत दूर की बात। तो हम महीनों सैलरी देंगे लेकिन रिजल्ट नहीं है तो उसका तो फायदा। हमारा काम ऑपरेशन नहीं, हमारा काम सेल्स है। सेल्स से मेरा सेल्स होगा तो मैं उसको पैसा दे पाऊंगा, लेकिन उसको सैलरी दूंगा तो माय नीड्स विल नॉट बी एड्रेस्ड। तो रियल एस्टेट ब्रोकर सैलरी नहीं दे सकता है, वो कमीशन ओनली ही दे सकता है, मेरे जैसा रियल एस्टेट ब्रोकर। कि भाई इतना कमीशन आ रहा है तो ले ले, मोटा मोटी कमीशन ले लो उसमें से, कोई टेंशन। लेकिन डील क्लोज करेगा तो तेरे घर में भी पैसा आएगा, मेरे घर में भी पैसा आएगा, तो खुश मैं खुश। हाँ, सैलरी पहले देके देखा, लेकिन सैलरी में क्या होता है कि मंथली सैलरी मिल रही है तो खुश रहते हैं कि हाँ चलो मेरे को सैलरी मिल रही है, हाँ सर मैंने फोन कर लिया, अभी क्या बात किया, क्या कॉन्वर्सेशन किया है, उसको नॉलेज है भी कि नहीं, क्या ब्रशअप किया है, अपनी तरह तो नहीं रहते, सब हसल करते। तो मैं सैलरी नहीं सकता, मैं सिर्फ कमीशन पे ही रखता हूँ। So that's how it works out for you. Yeah. Alright, coming to the final parts of our questions that I have for you. एक मेरे को ये क्वेश्चन था आपके लिए कि इन्वेस्टमेंट्स है ऑलरेडी है, आजकल है ना फाइनेंस वाले बहुत सारे बोलते हैं, नथिंग अगेंस्ट फाइनेंस, मेरा बेस्ट फ्रेंड एक फाइनेंस वाला बंदा है, वो लोग बोलते हैं कि ना बाय नहीं करो प्रॉपर्टी, रेंट पे रहो। वो थॉट प्रोसेस क्या है, और वो क्या एक सही थॉट प्रोसेस है आपके हिसाब से? देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। रेंट पे खाली अमीर बंदा रह सकता है, रेंट ओके। निखिल कामत जैसा अमीर बंदा रह सकता है, और निखिल कामत ने दुनिया को बोला कि मैं रेंट पे रहो, खुद ने घर खरीद लिया। हाँ, दैट इज द बिग थिंग गोइंग ऑन राइट नाउ। तो आप निखिल कामत जैसे हो कि आप वो घर खरीदेंगे भी और रेंट पे भी रहेंगे, बिकॉज दे वांट टू एंजॉय डिफरेंट सोसाइटीज। बाकी जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो रेंट पे इसीलिए रह रहा है मजबूरन, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है खरीदने का। हाँ, रेंट पे रहो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंट पे रहो या खुद का लो, मतलब कि आपके पास चॉइस है। आपके पास चॉइस है तो आप खरीद भी लो और रेंट पे भी रहो। मेरे पास सारे सेलिब्रिटीज है, काफी क्लाइंट्स है, हाई प्रोफाइल HNIs, जिन्होंने खरीदा भी है, वो चीज को रेंट पे भी दिया है, और दूसरी सोसाइटीज में भी रेंट पे रह रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू एंजॉय डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट लोकेशंस।
चॉइस ही नहीं है तो रेंट पे रहना है। हाँ और exactly. वो भी चॉइस नहीं है रेंट पे, तो हैवी डिपॉजिट, जैसे मैंने अपनी शुरुआत की थी हैवी डिपॉजिट पे रहता था, मेरे पास रेंट के पैसे नहीं थे, कमाता ही नहीं था इतना, रेंटल पीजी करते थे, ओके तो वो मजबूरी के दर्जे में आप रेंट पे रह रहे हो। मुंबई में तो ऐसा है, हाँ राइट, इतना हैवी रेंट भर रहे हो, तो क्या हो गया, लोन भी हो गया, लोन भी लेंगे तो भाई लोन भी 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए ईएमआई आती है फॉर एग्जाम्पल। तो लोन, तो लोग सोचते कि मैं इतना कहाँ से निकालूंगा यार, मैं इतना सैलरी नहीं है, तो मजबूरी के दर्जे पे 30-35 हजार 40 हजार रुपया महीने के रेंट पे रहते हैं। ओके, तो ये जो डिबेट है वो इनवैलिड है। अगर आप पूछते हो कि आपको रेंट पे, अगर आपके पास चॉइस है तो आप दोनों कर सकते हो, इसका मतलब आप दोनों कर सकते हो। चॉइस ही नहीं है तो सिर्फ मजबूरी के दर्जे पे आपको रेंट पे तो रहना ही है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने मेरे को बोला था ना कभी कि यहीं पर काम है, मुंबई में काम है और मुंबई की ऑफिस है यहाँ पर, तो उसके पास ही घर चाहिए, तो रहना पड़ता है ना। मैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करूँ। जी जी जी। अभी आपने एक टर्म यूज किया हैवी डिपॉजिट, राइट? ये कॉन्सेप्ट है ना, शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। आप समझा सकते हैं एग्जैक्टली हैवी डिपॉजिट क्या है और कैसे वर्क करता है? हैवी डिपॉजिट में देखो 1 BHK फॉर एग्जांपल अंधेरी में वो 40,000-45,000 का रेंट है उसका, ओके, लेकिन वो उसने लोन लेके रखा है या कुछ है, उसको पैसा चाहिए एजुकेशन के लिए ओनर को, बोलता है मेरे को रेंट से कुछ नहीं होगा, मेरे को ना इसके खिलाफ मेरे को 30-40 लाख रुपया मेरे को चाहिए जो मेरा पर्पस सर्व करेगा। ओके, या मैं किसी का कर्जा चुका दूं, मेरा लोन, मेरे सर पे कर्जा है या कुछ भी है वो चुका दूं, या मेरे घर का ही EMI है या जो कुछ बाकी है वो कर दूं। तो वो क्या करता है, टेनेंट ढूंढता है जो हैवी डिपॉजिट पे घर ले सके। हैवी डिपॉजिट क्या है? हैवी डिपॉजिट एंड वेरी मिनिमलिस्टिक रेंट। ओके, कम से कम वो रेंट होगा मेंटेनेंस के हिसाब से। ओके, तो अभी हैवी डिपॉजिट लेने वाले भी ऐसी होती है जिनको रेंट परवड़ता नहीं है। वो एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसको रेंट नहीं मेरे को रेंट नहीं परवड़ता था, इसीलिए मैं हैवी डिपॉजिट पे रहता था। ओके, तो हैवी डिपॉजिट देते हैं भाई, ये 35-40 लाख रुपया, 3 साल का अग्रीमेंट बना, 2 साल का बना, उसके बाद 2-3 साल के बाद वो पैसा मेरे को वापस दे दे। ओके, so that whole money comes back to you. हाँ, okay. और वो सेलर बोले, ओनर बोलेगा कि भाई काम कर, तू मेंटेनेंस दे मेरे को। ओके, या तो वो तो जो टेनेंट रहेगा वो और निगोशिएट करेगा, नहीं यार मेरे को मेंटेनेंस भी नहीं देगा, हाँ, मेरे को हैवी डिपॉजिट 0 रेंट पे चाहिए घर। ओके, तो अगर वो ओनर तैयार है तो वो ठीक है, वो so it sounds like 2-3 a साल good के deal बाद as well. Absolutely. So basically, अगर आपके पास वो इतना अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए तो इट्स अ गुड डील फॉर यू। लेकिन वो ओनर सही होना चाहिए, हर चीज, मतलब यू नो उसने लोड लेके रखा है वगैरह वगैरह, उसकी भी तहकीकात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कल जाके वो जो टेनेंट रह रहा है, नहीं टेनेंट रह रहा है, घर सील हो गया तो क्या करें? ओके, तो ये हो सकता है क्योंकि आपने क्योंकि रेंट पे दिया हुआ है ना, तो टेनेंट की तो गलती नहीं है। नहीं, फिर भी तो घर सील हो जाता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब यू नो इफ यू आर टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक और यू आर नॉट एबल टू रीपे द लोन, तो बैंक तो ले लेगी ना उसको। ओके, बैंक तो कब्जा कर लेगी ना घर को, फिर बैंक को लेना देना नहीं है कि वो टेनेंट रह रहा है क्या है। ओके, तो टेनेंट तो बेघर हो जाएगा ना। हाँ, तो हैवी डिपॉजिट में खतरे बहुत है। ओके, आप ओनर के पहचान वाले होना चाहिए या अच्छे से जानना चाहिए उसको। ओके, या पे पहले Background आपने जैसे बताया कि बहुत हैवी तरीके से लॉयर को इन्वॉल्व करो and all those things. Would that save you? लॉयर को ये लोग इन्वॉल्व नहीं कर पाते टेनेंट लोग, क्योंकि अच्छा, इतना पैसा नहीं होता ना। हाँ, तो ओनर को ऑल्सो हैज टू कम क्लीन ऑन उसने कहाँ इन्वेस्ट किया है, उसको कहाँ देना है पैसा, उसने कहाँ लोन लिया है। फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का लोन लिया उसने 40 लाख रुपए इससे लिया टेनेंट से, बाकी 1 करोड़ 60 लाख का EMI नहीं भर पा रहा हूँ, या जो 2 करोड़ का EMI उसको देना है सामने, और EMI नहीं भर पा रहा, तो EMI नहीं भर पा रहा तो बैंक तो आके ले लेगी ना फ्लैट। ओके, ओके, तो यानी पैसे भी जाएंगे और घर पे से भी निकाल ओके, तो हैवी डिपॉजिट खतरे से खाली नहीं है, बहुत ही संभल के लेना। अंटिल अनलेस आपके कोई जान पहचान वाला है, दोस्त है जो पता है क्या है, तहकीकात करके लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत तहकीकात करना चाहिए। और फिर जब पैसे देने की टाइम आता है, पैसे देने का टाइम आता है, तो उसमें बहुत डिले होता है, बिकॉज़ बिग अमाउंट है ना, तो नेचुरली दैट नहीं, अमाउंट का सवाल नहीं, बिग हो या स्मॉल हो, उसको देना है तो देना है भाई। नोटिस दिया, आपने नोटिस दिया या मैंने नोटिस दिया, मैं टेनेंट हूँ, मैं बोलूंगा भाई 2 महीने मेरे को खाली करना, तो आपको पैसा इंतजाम करके मेरे को देना है। 3 साल के एग्रीमेंट के बाद, या तो 3 साल के एग्रीमेंट खत्म हो रहा है या 2 साल का, तो आपको पैसा देना है। ओके, तो वैसे ही, हाँ, वैसे अगर आपने नोटिस दिया तो मेरे को आप तुरंत
वो करा सकते हो, but भाई again आप मेरे को it's पैसा, it's something which you should not do. Something which you should be very careful for. टेनेंट के लिए बहुत खतरा है हेवी डिपॉजिट, बहुत खतरा है। I'm going to ask you a different question जो मेरे दिमाग में था उससे, क्योंकि एक अलग थॉट आया। आपने बोला कि जो मजबूरी में 35-40,000 या 50,000 पे रेंट पे रह रहा है, उतना अमाउंट का घर किधर हो सकता है कि इतना ही ईएमआई है? कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ 35-40-50,000 में आपको घर मिल सकता है? लाइक ईएमआई की बात कर रहा हूँ। वो फिर आपको अंबरनाथ, Okay. पालघर वहां जाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो तरफ आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। ईएमआई would be what, around 40-50,000? या Easily, लेकिन and फिर good आपका pay. इनकम भी ऐसा होना चाहिए ना। हाँ, but income good, but good house. right? But good house, amazing house. नवी मुंबई, उल्वे, And they're growing. तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करके फंस गए। क्लास Okay. ये क्लास। एंड फॉर द बहुत पीपल जो आपने बताया कि दोनों कर सकते हैं, रेंट पे भी ले सकते हैं, किसी के पास घर भी है, एक और घर लेना है, तो आप उनको बोलोगे कि घर खरीदो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदो? और उसको और एक कुछ खरीदना कुछ खरीदना है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, हाँ तो कमर्शियल ले सकता है ना। कमर्शियल वुड बी बेटर। कमर्शियल मस्त है, अच्छा रेंटल आएगा। देखो कमर्शियल थोड़ा है, रेजिडेंशियल इतना है। हाँ, तो कमर्शियल इतना है, उसका डिमांड इतना है। रेजिडेंशियल इतना है, उसका डिमांड भी इतना है। फॉर एग्जाम्पल लेकिन कमर्शियल इतना है, उसका डिमांड ह्यूज है। ओके, तो यू गेट द अच्छा कमर्शियल लो आप। अच्छा कमर्शियल लो। अच्छा एंड commercial। वेयर वुड बी अ गुड अच्छा कमर्शियल? कमर्शियल इज एक्सपेंसिव। ओके, एंड हाउ गुड लोकेशन, पार्किंग, ये सब भी देखना है ना आपको कि आपको टेनेंट को देना है। मुंबई में तो पार्किंग का सबसे बड़ा जुगाड़ है। लोकेशन ये वो अच्छा मेंटेन, गुड कमर्शियल बिल्डिंग। ओके, वेयर वुड बी अ गुड कमर्शियल बिल्डिंग एज पर यू? डिपेंड करता है यू नो हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट। लेट्स से 1.5-2 करोड़ रुपीस। तो मलाड, कांदिवली, बोरिवली, आई लाइक दैट एरिया। Okay. वेरी नाइस एरियाज। अभी वही एरिया मकाबो को बहुत प्रमोट कर रहे हो आप। हाँ मकाबो को बहुत प्रमोट कर रहे हो, पता ना वो क्या है? हाँ मकाबो मलाड कांदिवली बोरिवली। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मलाड, कांदिवली, बोरिवली को मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा लगाव है ये एरिया से, कोई पर्टिकुलर रीजन है? क्योंकि मेरे को बहुत लोग चाहते हैं यहाँ से, ये एरिया से। ओके, बहुत लोग बुलाते हैं, मैं उनका वीडियो बनाता हूँ और एक अलग फीलिंग, एक अलग वाइब ही। मलाड, कांदिवली, बोरिवली, मतलब मैं फिदा हूँ उसमें। माशाल्लाह। तो मैं इसीलिए प्रमोट इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा बायस है कि मैंने काफी काम किया है यहाँ पर और मेरे को एरिया बहुत पसंद है। एरिया बहुत पसंद बहुत पसंद सुकून है यहाँ पर, अच्छा अच्छा मिलता है मेरे को। So according to you, city या suburbs better investment के लिए? Suburbs, okay. Under construction या move in ready? Which one would you recommend to buy? Under construction. क्यों ऐसे? Gives you profit, gives you appreciation. Gives you profit and appreciation. तो basically वो grow होने के chances are. Yeah, absolutely. Okay. But of course you have to check for the right developers and all that stuff. All developers are great. All developers are great. Okay. Commercial or residence promising for new investors? Commercial. Okay. Lease या buy? Buy. Okay. One thing every seller should check before listing their property. What price they are quoting at? That's very important. First impression is the last impression. Okay, what price they are quoting? The fastest way to increase the property value, ऐसा कुछ होता है? Yeah. Okay. Design it very well. Make it very aesthetically a great property from inside. Worst trend in real estate right now? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। नहीं, as of right now, everything is clean. Yeah, so everything is perfect. You're not being biased. No, absolutely. Okay. Best tool for real estate agent in 2024? Social media. Social media is best thing. How about the other platforms? जो ये, how about this 99 acres? They also amazing. They also to give you focused buyers. You know, if you put on these portals, you get buyers who are serious, who are genuine. Serious and genuine. So it's okay to do that. Very good. But the best tool is still social media. Yeah. Okay. अगर आप कोई ऐसी सिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, वो कौन सी होती या कौन सी है? गोवा. Really? I love Goa. Good. Sweet. Personal or leisure for Goa के लिए, like profession या leisure? Both. Okay. Investment is good for there as well. Investment as growth well as well as growth. Yeah, absolutely. अच्छा, क्या मेरा पार्टी हूँ बनाने वाला हूँ पैसा जाके? Both. Cool. One country outside of India जो investment point of view से best है as of right? UAE. UAE is the best. Dubai. Habibi, come to Dubai. So we come to an end of this fabulous podcast on real estate. I hope कि आप लोगों को मजा आया होगा रफीक मर्चेंट के साथ, जिन्होंने बहुत सारे इंसाइडर दिए हैं हमारे रियल एस्टेट भाइयों के लिए और हमारे बायर्स एंड सेलर्स के लिए भी.
हालांकि इंडिया में रियल एस्टेट काफी ऐसा हो गया है कि हम सब करते हैं, बट एजेंट की जरूरत बहुत पड़ती है। क्यों, ये आपको पॉडकास्ट के अंदर तो पता चल ही गया होगा। वेल, आई रियली होप दैट यू एंजॉयड द पॉडकास्ट एज मच एज आई डिड। अगर आपको सुनना पसंद है तो वी आर ऑन ऑल द मेजर प्लेटफॉर्म्स, स्पॉटिफाई, जियो सावन, वी आर ऑन गाना एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स। यू कैन लुक इट अप इनटू आवर डिस्क्रिप्शन। हमारे को फॉलो कर लो ऑन इंस्टाग्राम @कबीरवानी, सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब @कबीरवानी, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी है उनके लिए